वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, प्लीज बैठिए। हाई प्लीज पेज नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 18। डिस्कस पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। डिस्कस indirect taxing of agricultural income. Or under the Constitution, the power to levy a tax on agricultural income vests in the states. However, Parliament has also levied the tax on such income. Explain how this has been achieved. Agricultural income, section 10 bracket 1. Under section 10 bracket 1, any agricultural income in India is fully exempt from income tax, but if the agricultural income is from outside India, it is chargeable tax as per entry number 82 of the Union list. Central government has the power to levy income tax on income except agricultural income, and the power to levy tax agricultural income has been given to state government by entry number 46. बस इतना एक बार आप रफली रीड कर लो, फिर डिस्कस करते हैं क्या मतलब है इसका। देखो अब इसका मीनिंग समझते हैं। आप ये बताओ, इनकम टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को मिलता है? कौन सी गवर्नमेंट को? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर मैं पूछूं गवर्नमेंट कितनी टाइप की है, तो क्या गवर्नमेंट एक ही है या और भी है? और भी है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, और कौन सी? लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। और कौन सी? पंचायत, ये भी गवर्नमेंट है। गांव में पंचायत। उसके बाद शहरों को मैनेज करने के लिए लोकल अथॉरिटी, जैसे दिल्ली में एमसीडी। फिर बड़े लेवल पे स्टेट, फिर बड़े लेवल पे सेंटर। टोटल डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इधर भी इलेक्शन होगा, इधर भी इलेक्शन होगा, इधर भी इलेक्शन होगा, इधर भी इलेक्शन होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा पूरा कंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम रहेगा। हर लेवल पे इलेक्शन है और हर लेवल पे अलग से गवर्नमेंट है। गांव के अंदर पंचायत के इलेक्शन हो गए, पंचायत सब काम करेगी गांव के अंदर। पब्लिक जिसको कहेगी वो आगे आएगा, ठीक है। इंडिया में मेन पार्टी है। अब ये चारों गवर्नमेंट कह रही है, चारों गवर्नमेंट है एक तरह से। चारों गवर्नमेंट कह रही है जी पैसा दो, काम कहाँ से करेंगे? बिना पैसे कैसे करेंगे? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से टैक्स लगा लो। तो टैक्स कौन सा? देयर आर सो मेनी टैक्स, कम से कम 50 टैक्स हैं। दिस इज वन पॉपुलर इनकम टैक्स। टोटल 50 है। कुछ तुम लगा लो, कुछ तुम लगा लो, कुछ तुम लगा लो, कुछ तुम लगा लो, सारे मिलके लगाओ टैक्स। इनकम टैक्स तुम लगा लो। जीएसटी, जीएसटी आधा आधा, 50-50। सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी। पहले भी आई थिंक एक क्लास में बात हुई थी, है ना। और फिर जो दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टी बेचेगा, लैंड बिल्डिंग, उसके ऊपर टैक्स लगता है। वो बटेगा इन दोनों में, स्टेट और एमसीडी में। स्टेट और लोकल इन दोनों में बटेगा। अगर लैंड बिल्डिंग की सेल है, तुम ले लो आधा, तुम ले लो आधा, इन दोनों में आधा आधा। जैसे मैंने पिछली क्लास में उससे पहले एग्जांपल दिया था। मान लो 1 करोड़ की मैंने प्रॉपर्टी बेची, तो उससे भाई 5% टैक्स निकालो। 5% बना 5 लाख। और दिल्ली के अंदर तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 5 करोड़ टैक्स निकालो। किस बात का? अरे ये सब कंट्री को मैनेज करेंगे, इस बात का और किस बात का देना पड़ेगा आपको। दोनों बांट लो। उसके बाद लोकल अथॉरिटी, जितनी भी बिल्डिंग है दिल्ली के अंदर, सब बिल्डिंग पर टैक्स लगाओ। जितना साल का रेंट है उसका 10% निकालो, 5% निकालो, ये सारा तुम ले जाओ। ऐसे ही है, सब में बटा हुआ है। तो देखो ये कंट्री आपको कभी समझ में नहीं आएगा इसके बिना। ये कंट्री का पूरा क्या सिस्टम है, कैसे चलता है, कौन क्या करता है, कौन नहीं करता, इसके बिना समझ में ही नहीं आता। ये छोटा सा डॉक्यूमेंट है, इस छोटे से डॉक्यूमेंट पे पूरा कंट्री चलता है। इसके एक एक वर्ड, सेंटेंस के मीनिंग को लेकर झगड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट तो सारा दिन इसी में लगा देता है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। जबकि एक वर्ड है, उसका नॉर्मल मीनिंग सबको पता होगा, लेकिन उसमें दिमाग लगाओ 100 बार, उसका अलग मीनिंग निकल जाएगा। और अलग मीनिंग निकाल के अपनी फेवर में ले जाओ मीनिंग को, और फिर बोलो जी इसका तो ये मीनिंग है। फिर ये मीनिंग कैसे है? ये सर ऐसे है, ऐसे 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 ये मीनिंग है। अच्छे भले वर्ड का मीनिंग बदल दो। वकीलों का काम यही है।
बाल की खाल निकालना, वही तो बोलते हैं। तो इसी बात पे झगड़ा होता है। डॉक्यूमेंट जरा सा ही है, और इसके बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो पूरी लाइफ जिन्होंने ये स्टडी किया है, इसी का मीनिंग बताते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, वो इसी के एक्सपर्ट कहलाते हैं। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बिना एक कंट्री आपको कोई समझ में नहीं आया। और किसी भी चीज़ की बात कर लो बीच में ये आ जाएगा। अब हम तो टैक्स की बात कर रहे थे, ये बीच में कहाँ से आ गया? क्योंकि इसके बिना ये बात समझ में नहीं आएगी। जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इसके बिना समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आप देखो इसके आगे। जब इनकम टैक्स की बात आई 1947 में, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो उसके बाद सबसे पहले ये बात आई कि भी हमारा कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके बेस पे कंट्री चलेगा। और इस कंट्री में रहने जो इस समय लोग रह रहे हैं, वो इस डॉक्यूमेंट को पढ़ के देख ले, उनको पसंद है तो इस कंट्री में रहे, नहीं वरना ऐसे जाए। भाई मान लो आप एडमिशन यहाँ करवाओगे, तो एडमिशन के टाइम पे आप सारी बात पूछोगे ना कि सर हमें टाइम टेबल बताओ, सिलेबस कब तक ख़त्म होगा, टेस्ट का क्या रहेगा, इसका क्या। हम कहेंगे हम कुछ नहीं बताते आपको। तो सर फिर हम कैसे डिसाइड करें एडमिशन लेके ना ले? तो ये ऐसे ही है, कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसे ही है। वो पर्सन कह रहा है जी मैं यहाँ रहूँगा, मेरी जनरेशन यहाँ रहेगी, मुझे बता तो दो ये कंट्री क्या चीज़ है, कैसे चलेगा। नहीं तो छोड़ेंगे हम इंडिया को, हम किसी और कंट्री चले जाएंगे, और क्या है। इसलिए डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। अब ये डॉक्यूमेंट बन गया, हमने आपको रूल बता दिए, अगले दिन बदल दिए। जब आपने एडमिशन ले लिया हमने बदल दिए। बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। आप कहोगे सर ये क्या बात, तब आपने ये कह दिया, तो इसको भी नहीं बदल सकते भाई, इसको बदलना नहीं बदल सकते। लेकिन छोटा मोटा चेंज तो मैं कर सकता हूँ आपकी कंसेंट से, कि भाई मैंने आपको टाइम टेबल ये बताया था, अगर आप सब तैयार हो तो मैं इसकी बजाय ऐसा कर दूं। आपने कहा सर कर दो। ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन का है। अगर इसको बदलना है पूरे कंट्री से पूछना पड़ेगा। कंट्री मीन्स कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव। जैसे मान लो पार्लियामेंट में 542 मेंबर है, तो कोई भी बात अगर चेंज करनी है तो 50% मेजोरिटी चाहिए। इसके लिए नहीं, इसके लिए चाहिए 66.66% मेजोरिटी, तब ये बदलेगा। 2/3 मेंबर यस करेंगे। जैसे हम क्लास में गए, भाई कुछ भी चेंज करना है, आधे बच्चों ने कह दिया ठीक है, लेकिन नहीं, गलत है। कम से कम क्लास में 2/3 स्टूडेंट यस करें तो ही बदला जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा 2/3 होगा तब जाके बदला जाएगा, और बदला नहीं जाएगा। इसीलिए कंट्री में जो भी बात चल रही होगी ना, उसमें से आधी बातें कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्टेड होंगी। जिसको नहीं पता उसे समझ में नहीं आएगी क्या चल रहा है। जैसे आपने देखा हो राहुल गांधी जी आजकल इसको लिए हाथों में घूम रहे हैं, सारी अपोजिशन इसको लेके घूम रही है और कह रहे हैं हम इसको बचाएंगे, मोदी जी इसको बदलेंगे, हम इसको बचाएंगे। तो किसी ने उनसे पूछा कि आपको पता है इसके अंदर टोटल पेजेस कितने हैं? कह रहे नहीं पता। टोटल आर्टिकल कह इसको कभी पढ़ भी लो जिसको हाथ में लिए घूम रहे हो। राहुल गांधी को खुद को नहीं पता इसमें कितने सेक्शन है, कितने ये है। तो पार्लियामेंट में उन्होंने कहा बताना जरा कितने सेक्शन है इसके अंदर, इसको लेके आप घूम रहे हो। मेरे पढ़ तो लो, इसमें लिखा हुआ है कि आप बदल सकते हो। आर्टिकल 368 साफ कह रहा है समय के हिसाब से ज़रूरत है बदल सकते हो, बदलने का प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से बदला जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है भाई? हम बदलने नहीं देंगे। अरे बदलने का इतना लेंथी प्रोसीजर है, वो वैसे ही नहीं कोई बदल सकता, और उस प्रोसीजर को फुलफिल कर दिया। मान लो आप सारे स्टूडेंट एग्री हो जाए कि सर टाइमिंग क्लास की चेंज कर दो, तो मुझे कोई रोक सकता है या आपको कोई रोक सकता है? जब हम सारे सहमत हैं तो इसमें क्या बात है भाई? जब कंट्री सहमत है तो क्या बात? तो वो जो 2 महीने से ड्रामा चल रहा है इसका, आप टीवी चैनल पे देखना, वो आपको पूरी बात समझ, लेकिन आप समझ में आ जाएगी अच्छा क्या कह रहे हैं। और जब पता लग जाए कि बदल सकते हैं, 368 कह रहा बदल सकते हो, ये रहा प्रोसीजर है, तो कोई भी पलट के पूछ लेगा भाई बदलने में क्या प्रॉब्लम है, 368 के हिसाब से बदलेंगे तो क्या प्रॉब्लम, बदल सकते हैं। अब देखो हमारी बात पे आ जाओ। ये जब हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो बीच में आ जाएगा, जीएसटी पढ़ेंगे तो बीच में आ जाएगा, आप अपना लॉ की क्लास अटेंड करोगे तो बीच में आ जाएगा, फाइनल के सब्जेक्ट पढ़ोगे तो बीच में आ जाएगा। तो सारा तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी बात आपको बताऊंगा कि उस सब चीज़ों का बेसिस, इसको हम बोलते हैं मदर ऑफ ऑल द एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट मदर ही है, जीएसटी मदर ही है, कंपनी एक्ट मदर ही है। इसमें लिखा हुआ है आप कंपनी लॉ पे एक्ट बना सकते हो, इनकम टैक्स जब तक इसमें नहीं लिखा नहीं बना सकते। कोई भी एक्ट तभी बन सकता है इसमें लिखा हो। इसमें लिखा होगा कि कंपनी से रिलेटेड आप गवर्नमेंट चाहे तो एक्ट बना सकती है, तो बन गया। ये मदर ऑफ ऑल एक्ट्स है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा पैसा हमें दो, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हमें भी दो, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया 50-50, सबसे बढ़िया 50-50। जीएसटी मैं कह रहा हूँ 50-50, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है 50-50। आर्टिकल 246 है, इसमें लिखा हुआ है कि जीएसटी 50-50 होगा। जब इसकी बात आई तो उन्होंने फिर कहा 50-50। अब इसका 50-50 कैसे करें? एक तो तरीका ये है भी जितना भी इनकम टैक्स आएगा उसका आधा तुम ले लो, आधा तुम ले लो। कौन सी स्टेट ले ले? इतनी सारी स्टेट है, कौन सी ले ले?
जीएसटी में प्रॉब्लम नहीं है। जीएसटी में तो दिल्ली में सामान बिका, जितना जीएसटी आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का आधा दिल्ली का। यूपी में सामान बिका, आधा यूपी का आधा इसमें पर्सन 4 महीने दिल्ली में काम कर गया, 6 महीने यूपी में काम कर गया, 4 महीने वहाँ काम कर गया, पूरे साल की इनकम है। सेंटर क्या ले, स्टेट क्या ले, समझ में नहीं आएगा, बटेगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसे कर लो भाई, एग्रीकल्चरल इनकम पे तो सारा टैक्स ले ले स्टेट गवर्नमेंट, बाकी सारी इनकम पे ले ले सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारा टॉपिक आज का क्या है, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। तो क्या डिसाइड हुआ, एग्रीकल्चरल इनकम पे स्टेट, बाकी सब इनकम पे सेंटर। कैसे डिसाइड हुआ, 47 में पूरा इंडिया एग्रीकल्चर ही करता था, ना कोई बिजनेस, ना कोई प्रोफेसर, ना कोई डॉक्टर, ना कोई इंजीनियर, ना कोई चार्ट अकाउंटेंट, और ना बड़े बड़े बिजनेस, पूरा इंडिया एग्रीकल्चर। लगान मूवी आपने देखी होगी। ब्रिटिशर्स को टैक्स के नाम पे क्या मिलता था, फसल में से हिस्सा, लगान, उसी लगान को इनकम टैक्स बोलते हैं। तो उन्होंने कहा भी सारा इंडिया एग्रीकल्चर कर रहा है, बाकी लोग क्या करें, छोटी मोटी दुकानें, दुकानों पे भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बिक रहा है, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, यही होती थी इंडिया के अंदर। तो भाई उन सब पे सेंट्रल गवर्नमेंट ले ले, इन पे स्टेट 50-50 हो। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन की बैक पे एक टेबल है, टेबल नंबर 7, एनेक्चर 7। एनेक्चर आप समझते हो, टेबल को बोलते हैं। इसमें 3 लिस्ट हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करेगी। यूनियन लिस्ट, शायद आपने छोटी क्लास में भी नाम सुना हो। ये सारे काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और कौन से टैक्स लेगी उसमें लिखा हुआ है। स्टेट लिस्ट, ये सारे काम कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। कौन से टैक्स लेंगे, स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है। कॉन्करेंट लिस्ट, दोनों ही काम कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन में कोई डिस्प्यूट नहीं, भाई तुम भी करो, तुम भी करो। हर स्टेट का एजुकेशन बोर्ड है, साथ में सीबीएसई है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करेगी। ऐसे हॉस्पिटल, हर स्टेट के हॉस्पिटल है, साथ में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस या सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो ऐसे काम कॉन्करेंट लिस्ट में जहाँ कुछ मिलेगा नहीं, देना पड़ेगा। जब देने की बात आए तो दोनों करो, जब लेने की बात आए तो अलग अलग, तुम ये लेना, तुम ये लेना। कि लेने को हर कोई तैयार है, देने को तैयार नहीं है। कॉन्करेंट में ज़्यादातर देने वाले हैं, इनमें ज़्यादा लेने वाले हैं। तो इसमें क्या लिखा गया कि भी एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, बाकी सब पे सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है, क्या एग्रीकल्चरल इनकम पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग पार्ट ये लिखा हुआ है। तो इनकम टैक्स के सेक्शन 10(1) में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या लिख दिया, एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। इनफैक्ट वो एग्जेम्प्ट नहीं है, रादर सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स लगाने की पावर नहीं है, वो बेसिकली टैक्सेबल है। टैक्स कौन लगाएगा, स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। अगर हम किसी को कहते हैं ना एग्जेम्प्ट है, तो बंदा मीनिंग ये निकाल लेगा मेरी इनकम में तो कोई टैक्स लगा ही नहीं सकता, जबकि ये मीनिंग नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है। अब हर स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी है। तो स्टार्टिंग में तो स्टेट गवर्नमेंट ने लगा दिया, लेकिन आज की डेट में फार्मर की हालत इतनी ख़राब है, वो कह रहा है मैं रोटी ग्रो कर रहा हूँ, गेहूँ, लेकिन मेरे पास खुद को खाने को रोटी नहीं है मेरे पास, मैं टैक्स में कहाँ से दूँ? तो आज की डेट में कोई स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती है, लगाती है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो इट इज़ एग्जेम्प्ट, क्यों फार्मर की उतनी इनकम ही नहीं है तो टैक्स करे। तो अभी जो हमने पैराग्राफ रीड किया है, एक तो ये रीड किया है कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा, स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती नहीं है, दूसरी बात है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरीका निकाला, लगा नहीं सकते फिर भी उठा के लगा दिया, उसको बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन या इंडायरेक्ट टैक्सिंग। तो एक क्वेश्चन कह रहा है, ये बताओ ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैसे किया, जब पावर ही नहीं है, पावर को यूज़ कैसे कर दिया, वो क्या टेक्निक अडॉप्ट की, किस चीज़ को हम कह रहे हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगा। एक पहले इतना पार्ट दोबारा रीड कर लो। देखो सारी बात दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगाने की पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दी है? स्टेट गवर्नमेंट। कहाँ पे लिखा हुआ है? क्योंकि बिग फोर आपसे ये नहीं पूछेगा एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल के एग्जाम, इसका जवाब हर स्टूडेंट दे देगा। वो ये पूछेगा क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है? नो। किसके पास है? तो जर्नलिस्ट स्टूडेंट क्या कहता है जी किसी के पास नहीं है, जबकि है किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट। फिर वो पूछेंगे कि ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखी हुई है? अब आप नहीं कह सकते कि सर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सिलेबस में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी थोड़ी बातें चौथी पाँचवीं क्लास से करना शुरू कर देते हैं। फंडामेंटल राइट, कुछ छोटी क्लास में बात हुई होगी ना कुछ बात छोटी सी क्लास से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट तो इस कंट्री में रहने वाले हर एक को समझना पड़ेगा, वरना उसे कंट्री समझ में नहीं आएगा, वो कभी समझ ही नहीं पाएगा कंट्री क्या है, इसके बिना नहीं समझ पाएगा।
तो ये कहाँ लिखा हुआ है? देखो मैं थोड़ा आपको लिखवा भी देता हूँ, लिख लो आप, नोट कर लो, रजिस्टर में नोट कर लो। यूनियन एंड स्टेट रिलेशंस, आर्टिकल 245 टू 263। जैसे किसी भी एक्ट में हम बोलते हैं सेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन को क्या बोलते हैं? आर्टिकल। पर्टिकुलर पैराग्राफ एक्ट का जिसके आगे नंबर डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेक्शन। इनको क्या बोलते हैं? आर्टिकल। क्योंकि इसमें हर पैराग्राफ अपने आप में पूरा पूरा टॉपिक है, कंप्लीट टॉपिक है, इसलिए इसको आर्टिकल बोलते हैं। तो इन आर्टिकल के अंदर उन्होंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आपस में मत लड़ना, तुम्हारा हिसाब किताब बांट देते हैं, यहाँ पे बांटा, आपके रिलेशंस क्या रहेंगे बांट देते हैं। आपने शायद सुना हो नहीं सुना हो कि केजरीवाल जी का मोदी जी से हमेशा झगड़ा रहता है, सुना है नहीं सुना है? वो किसका झगड़ा है? यूनियन एंड स्टेट का, कोई पर्सनल थोड़ा है। वो कहते हैं जी दिल्ली की ये पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते नहीं तुम्हारी नहीं है हमारी है ये, तो कह रहे नहीं अच्छा ठीक है हम आपको सुप्रीम कोर्ट में देख लेंगे, आ जाओ सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट इसके पढ़ के बताएगा ये पावर किसकी है। तो ये बात तो केजरीवाल जी आप खुद ही पढ़ लेते, मोदी जी आप खुद ही पढ़ लेते। जी हमने पढ़ा था, उस सेंटेंस का मीनिंग इन्होंने कुछ और निकाला, हमने कुछ और निकाला। अब सुप्रीम कोर्ट से क्या करें? जब मैटर कॉन्स्टिट्यूशन का आएगा तो एक जज इस पर फैसला नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना पड़ेगा। कम से कम 5 जज बैठ के बात सुनेंगे, मिनिमम 5 जजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा, 5 सुप्रीम कोर्ट के जज बैठेंगे, फिर वो सुनेंगे, फिर वो पांचों आपस में डिस्कस करेंगे भाई इसका क्या मीनिंग है। फिर उधर से एडवोकेट्स दोनों के मीनिंग बताएंगे। स्टेट गवर्नमेंट का जो एडवोकेट होता है उसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल, जो स्टेट गवर्नमेंट का एडवोकेट होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है उसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल के हेल्पर होते हैं सॉलिसिटर जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल पूरी फौज और इधर पूरी फौज दोनों तरफ से लड़ेंगे। एडवोकेट जैसे भी वेस्ट बंगाल का केस है, कपिल सिब्बल के साथ 21 वकील है, 21 वकील आए हैं बचाने के लिए वेस्ट बंगाल में, उसमें से 11 लेडीज़ है। तो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जिस कंट्री में रेप हो जाए और उसको रेपिस्ट को बचाने के लिए 21 वकील आ जाए, उसमें 11 लेडीज़ हों, क्या करेगा वो कंट्री? फिर नीचे लिख रखा है पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, क्यों पैसा मिलेगा उनको गवर्नमेंट से। तो मैं बता रहा हूँ आपको, कंट्री को समझना है तो ये चीज़ें बीच में समझनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या होगा, उसका फैसला होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने अपने से बिल्कुल सब क्लियर किया है। अब इसमें एक आर्टिकल आता है 246, ये कहता है कि जी ये काम करते हैं बहुत अच्छी क्लैरिटी के साथ, बहुत अच्छी क्लैरिटी के साथ हम एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में सारी बात लिख देते हैं। वो टेबल है 7th शेड्यूल। शेड्यूल मीन्स टेबल, एनेक्शन मीन्स टेबल, 7th शेड्यूल। तो आप क्या रिप्लाई देंगे? सर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में लिखा हुआ है। फिर वो आपको आगे ले जाएंगे। 7th शेड्यूल में कैसे लिखा हुआ है? सर 3 लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है। तो सर ये मैटर यूनियन लिस्ट में लिखा है कि इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, और इसमें लिखा है एग्रीकल्चरल इनकम। तो ये पूरा रिप्लाई हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है। अब अगर वो चाहें तो आगे पूछ ले यूनियन लिस्ट में कहाँ लिखा है, कैसे बताएं कहाँ लिखा है? ऊपर के नीचे इसमें नंबरिंग है, जितने टॉपिक है नंबरिंग है, टोटल 97 है, उसमें इनकम टैक्स की बात 82 नंबर पे लिखा है, इसको एंट्री बोलते हैं। सर एंट्री नंबर 82, सीरियल नंबर 82 वहाँ लिखा हुआ है। ये एग्जैक्ट हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं पूछेंगे। अच्छा स्टेट लिस्ट में कहाँ लिखा है? सर एंट्री नंबर 52, सीरियल नंबर, इसको एंट्री बोलते हैं। ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये पार्ट आपको चाहिए, जीएसटी में भी आएगा, जीएसटी में भी बात करेंगे। जीएसटी कहाँ लिखा हुआ है? 40, हाँ एक नंबर अभी एक कन्फर्म कर देता हूँ, स्टेट वाला
इसका 82 है, अभी स्टेट का लिखा हुआ है इसके अंदर, मैं नंबर पढ़ देता हूँ, तो आपको वो सीरियल नंबर बता देना है। अब जैसे जीएसटी में भी ये बात बाहर आएगी, जीएसटी में का पार्ट ढूंढो तो इन पूरे एनेक्शन में जीएसटी का लिखा ही नहीं हुआ, कौन लेगा? उसका अलग से सेक्शन बना, रूल बना, ये बना दिया आर्टिकल 246A, जीएसटी की बात इसमें है आधा आधा। तो बाई चांस अगर वो पूछेंगे जीएसटी में, अगर हमने कह दिया इस टेबल के अंदर है, तो वो समझ जाएंगे इसको, स्टूडेंट को पूरी बात नहीं पता, ये बात टेबल में है ही नहीं, ये अलग से आर्टिकल में लिख रखी है, ये इसमें लिख रखी है, दोनों आधा आधा ले लेना। तो ये पार्ट में भी आपको रीड कराता हूँ एग्जैक्टली, देखो ये टेबल में नीचे दे रखा है, देखिए पेज नंबर 43 में नीचे देखिए, इसका एग्जैक्ट नंबर यहाँ से देखिए, और स्टेट का 46। गवर्नमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। भाई कोई भी टैक्स लेने की पावर किसी भी गवर्नमेंट के पास आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन से आएगी। द पार्लियामेंट लेजिस्लेचर आर एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन मैटर इन सेवंथ लिस्ट, सेवंथ शेड्यूल। पूरी पावर अगर देखना चाहे, पूरी डिटेल अगर देखना चाहे तो चले जाओ सेवंथ शेड्यूल में। सेवंथ शेड्यूल में कैसे लिखा है? 3 लिस्ट है, कंटेन्स 3 लिस्ट, अंडर विच पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव द अथॉरिटी टू मेक लॉज फॉर द लेवी ऑफ टैक्सेस। अगले पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 44। द फॉलोइंग आर द लिस्ट। नंबर 1 यूनियन लिस्ट। Parliament has the exclusive power to make laws on the matters contained in the union list. State list. Legislature of any state has the exclusive power to make laws on the matters contained in the state list. Concurrent list. Both Parliament and state legislature have the power to make laws on the matters contained in the concurrent list. Income tax is the most significant direct tax entry, 82 of the union list of the Constitution of India, has given power to Parliament to make laws on taxes on income other than agricultural income. ठीक है, इतना पार्ट एक बार और रीड कर लो, इसको कॉपी कर लेना। 245 से 263 याद रखना, सेंटर स्टेट का कोई भी झगड़ा है इसमें निपट जाएगा। और 246 कह रहा है जनरल क्या बताएं, हम आपको एग्जैक्ट बताएंगे, मैथमेटिकल मैनर में बताएंगे। आप मैथमेटिकल मैनर में देख लो, इनके पास टोटल पावर है 97, इसके पास टोटल पावर है 66, इसके पास टोटल पावर है 47, टैक्स भी बीच में, अदर पावर भी है, सब मिला के है। 97 टाइप की पावर इनके पास है, 66 टाइप की इनके पास है, 47 दोनों के पास है, और शेड्यूल नंबर है 7th। ये आर्टिकल 246 के हिसाब से शेड्यूल बनाया गया है। और जीएसटी का 246A में है, जीएसटी का लिस्ट में नहीं है, तो जीएसटी में भी ये मैटर सारा दोबारा आएगा, दोबारा फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक एक बार आप डाउट पूछ लो, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा था पूछ लो पहले, इतने पार्ट तक पहले कोई डाउट है तो पूछ लो आप, कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में आ रहा पूछो। अपने कंट्री को समझना है तो वे आउट बस यही है, ये आप अपने पास रखोगे तो फायदे में रहोगे। कुछ भी आप अपने आप पढ़ सकते हो, गुड एक्सटेंट तो समझ में आ जाएगा। छोटा सा डॉक्यूमेंट है, ये ओरिजिनल है, इसमें कमेंट्री कमेंट्स वगैरह नहीं है। अगर कमेंट्री वाला लोगे तो इसका 10 गुना बड़ा होगा, 4-4, 5-5 वॉल्यूम में है कमेंट्री वाला, 5,000 रुपये का कम से कम बुक होगा विद कमेंट्री। ये तो बेयर एक्ट है, इसमें प्रिंटेड प्राइस 285 लिखा हुआ है। वैसे नेट पे भी मिल जाएगा, लेकिन नेट पे कहाँ पढ़ोगे, अपने पास एक कॉपी तो होनी चाहिए। इसकी बार बार हमें ज़रूरत पड़ती है, लॉ में भी ज़रूरत पड़ेगी, कंपनी लॉ की बातें भी जो है यहीं से आई है। कोई सा एक्ट ले लेना, उसकी बातें हैं, जो आपने फाउंडेशन में पढ़े हैं उनकी बातें भी सब यहीं से आई। फाउंडेशन में थोड़ी बहुत बात शायद हुई होगी। प्रॉब्लम क्या है, सीए के सिलेबस में इसे पढ़ाया नहीं जाता, तो सीए वाले बच्चे या टीचर इसकी बात ही नहीं करते हैं, जबकि बेस यही है सिस्टमेटिक सीखना। तो इससे इसको देखो, सिस्टमेटिक ये रहा। मान लो कल को कोई और टैक्स पूछ ले आपसे, तो आप अपने आप 7 शेड्यूल निकाल के देख लेना टैक्स कौन लेता है, वरना फिर आपको इससे पूछना पड़ेगा। कम से कम आप ये लिस्ट निकाल के सारे टैक्स ही पढ़ दो भाई, नंबर 1 तो ये पता लग जाए टोटल टैक्स कितने होते हैं, फिर उन टैक्स को कौन लेता है, इतना ही पता लग जाए तो क्या है। इसकी बैक में 7 शेड्यूल दे रखी है, शेड्यूल
सीरियल से शेड्यूल दे रखे हैं, शेड्यूल 1 2 3 7 में लिस्ट आ जाएगी, 7 शेड्यूल के अंदर वहाँ सारी पावर है कंप्लीट। ठीक है, इतने पार्ट तक डाउट। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कहा गया, एग्रीकल्चरल इनकम बिल्कुल टैक्स नहीं करना, एग्रीकल्चरल इनकम कर लेना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टेक्निक निकाली जिससे हम टैक्स निकालते हैं। तो कोई तो कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स कर दिया, और कोई कह रहा नहीं किया। मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं किया। ठीक है, इट इज़ अलाउड, डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट सेंटर करेगा। तो मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, क्या प्रॉब्लम आई। एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, प्रैक्टिकल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो पेज नंबर 44 पे आओ। इलस्ट्रेशन 11 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, वेरी फर्स्ट पार्ट इलस्ट्रेशन 11 का। इसमें जो पर्सन मिस्टर एक्स है उसकी हाउस प्रॉपर्टी एड की इनकम है 7 लाख और एग्रीकल्चरल इनकम है 3 लाख। ठीक है, अब ये पर्सन मिस्टर एक्स ये कह रहा है कि मेरे हिसाब से जो टैक्स निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा कि 3 लाख तो इसमें से नील हो जाएगा, है ना, स्लैब रेट 3 लाख तो नील हो जाएगा। अगले 4 लाख तक क्या रेट लगेगा, 5%, कितना, 20,000, करेक्ट, इतने में रहेगा ना। और एग्रीकल्चरल इनकम तो मेरी एग्जम्प्ट है ही, बात खत्म होगी। और इसका मुझे 87A का रिबेट मिल जाएगा और टैक्स हो जाएगा मेरा नील, करेक्ट। रिबेट का पार्ट ऑलरेडी आपको पता है, हमने क्वेश्चन कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने लेट ज्वाइन किया होगा उनको पुराने लेक्चर सारे देखने पड़ेंगे, क्योंकि पुराने लेक्चर बीच में आएंगे। सो जो भी नए स्टूडेंट है पिछले लेक्चर प्लीज़ सारे देख लो, क्योंकि पिछला पार्ट तो बीच में आएगा। हमारा इनकम टैक्स में ये नहीं है ये चैप्टर खत्म हो गया तो उसकी बात नहीं होगी, वो तो होगी, वह सारा क्यूमुलेटिव है। पूरा पहले वाला पूरा चैप्टर बीच में अभी आ जाएगा, कंप्लीट आएगा। ठीक है, इसमें देखो किसी को डाउट है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है नहीं हम नहीं मानते, ऐसे हम नहीं निकालेंगे। तो हमने कहा आप कैसे निकालोगे, उन्होंने कहा वैसे निकालेंगे। पहला स्टेप 7 लाख 3 लाख दोनों को ऐड कर लो 10 लाख, और 10 लाख पे टैक्स निकालो। अब स्लैब रेट पे बताओ टैक्स, 3 लाख नील, 4 लाख 5% 20,000, 3 लाख 10% 30,000, कितना बना, हाउ मच, 50,000, करेक्ट। साथ साथ सोल्यूशन में इधर भी देखना चाहो तो देख लो। 10 लाख पे स्लैब रेट पे, ठीक है। स्लैब रेट आपको क्लियर है, प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। कोई न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज़ देख लेना पिछले लेक्चर, नहीं तो प्रॉब्लम बीच में आएगी। अब वो कह रहे हैं दूसरा स्टेप वो कहते हैं जी 3 लाख तक तो आपकी इनकम एग्जम्प्ट होती है, वो ले लो, साथ में एग्रीकल्चर इनकम ले लो, और इस 6 लाख पे आप टैक्स निकाल लो। 6 लाख पे कितना बना, 15,000। और अब दोनों का डिफरेंस ले लो, 35,000। और अब हम आपको 87A का रिबेट दे देंगे। 87A में हमने कहा था भी जितना टैक्स है उतना, 25,000 से ज़्यादा नहीं। तो जितना टैक्स है उतना, 25,000 से ज़्यादा नहीं, 25,000 का रिबेट दे देंगे। बैलेंस कितना आया, 10,000। इस पे लगा लो HEC 4%, 10,400, ये आया आपका टैक्स। तो हमने कहा हमें तो समझ में नहीं आया क्या हो गया, आपको भी समझ में नहीं आया क्या हो गया, है ना। हमने तो थोड़ा बहुत ये समझ में आया कि आपने एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स कर दिया, वो तो आपकी पावर ही नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कहाँ टैक्स कर दिया, ये देखो एग्रीकल्चर को नीचे भी तो ऐड किया है, और ऐड करके टैक्स माइनस तो कर दिया। एग्रीकल्चर को ऐड किया था तो ऐड करके टैक्स निकाला था, फिर उसका टैक्स निकाल के माइनस कर दिया, खत्म हो गया। कहाँ टैक्स किया, तो हमने कहा तुमने ऐसा किया ही क्यों, पहले ऐड कर लिया फिर लेस कर लिया, फिर ये कहाँ से आ गया, हमारा तो नील आ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें नहीं पता कहाँ से आ गया, हमने एग्रीकल्चर को टैक्स नहीं किया। देख लो ये ऐड किया था टैक्स, ये यहाँ पे इसका टैक्स लेके माइनस भी तो कर दिया, ऐड किया माइनस कर दिया, खत्म होगी बात। तो फिर ये टैक्स कहाँ से आया, तो इस कॉमन मैन ने कहा मैं देख लूँगा तुम्हें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हो। मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में,
तो पार्लियामेंट ने इसे एक्सप्लेन किया, मैं अभी करूँगा आपको एक्सप्लेन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक है, डन। उसके बाद से ऐसे लगता है। अब मैं पूरी बात आपको बताता हूँ क्या सिस्टम है। देखो ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ इसमें क्या हो जाता है ना, दूसरे तरीके से आपको बता दूँ तो आपको समझ में आएगा क्या टेक्निक क्या है। टेक्निक ये है, 7 लाख हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, 3 लाख एग्रीकल्चर है, एक बार ऐड कर दिया। ऐड करते हम ऑब्जेक्शन करेंगे गलत कर दिया उनसे, नहीं एक बार ऐड किया अभी लेस करवा देंगे आपको। हमने कहा चलो ठीक है करवा देना। अब वो 10 लाख पे कहते हैं टैक्स निकाल लो। 10 लाख पे कितना आया था, 50,000 ना। अब वो कह रहे हैं देखो 3 लाख तो सबका एग्जम्प्ट होता है टैक्स स्लैब में, और 3 लाख आपकी एग्रीकल्चर, अगर हम इसका टैक्स माइनस करते तो ठीक हो जाएगा। 3 लाख तक का सबका एग्जम्प्ट होता है स्लैब के अंदर, और 3 आपका एग्रीकल्चर हमने गलत ऐड किया, इसका टैक्स निकाल के माइनस कर दें तब तो ठीक हो जाएगा। हमने कहा तब ठीक हो जाएगा। तो कह रहे निकाल लो फिर टैक्स। 6 लाख का कितना आया था, 15,000। ये लीजिए माइनस कर दिया, बस अब तो खुश हो आप। ये लो, अब ये इसमें एग्रीकल्चर टैक्स नहीं हुआ है, कोई भी पर्सन कन्विंस हो जाएगा नहीं हुआ है। रही बात रिबेट, टोटल इनकम जो टैक्सेबल इनकम है वही टोटल इनकम में आती है, एग्जम्प्ट इनकम टोटल इनकम में नहीं आती। ये टैक्स निकालने में काम आ रही है, टोटल इनकम में नहीं आ रही। टोटल इनकम में सिर्फ टैक्सेबल इनकम आती है। ये रहा 7 लाख तक रिबेट मिलेगा, गुड़ से ले लो, कम मना कर रहे हैं आपको। कितना, जितना टैक्स है उतना 25,000 से ज़्यादा नहीं। ये लीजिए रिबेट दे दिया, अब 10,000 और 400, 10,000 ये टैक्स आ गया। वो बंदा कह रहा है यहाँ तो ठीक है मैं कन्विंस हो गया, लेकिन ये आ कैसे गया 10,400, मेरा तो नहीं आ रहा। वो कह रहा मेरा तो नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ तो बीच में है जो समझ में नहीं आ रही, कुछ हेरा फेरी तो है। नाउ ही वेंट टू ए चार्ट अकाउंटेंट कि जी मैं निकालता हूँ टैक्स तो 0 आता है, वो निकालते हैं 10,400। एग्रीकल्चर मैंने भी नहीं टैक्स की, एग्रीकल्चर उन्होंने भी टैक्स नहीं की। तो सी सेड लाओ मैं बताता हूँ, इस सिस्टम से भी नील आएगा, मेरी टेक्निक अडॉप्ट करो। गवर्नमेंट को कहना ठीक है तुम 10 लाख कह रहे हो, मैंने मान लिया, 10,000 पे 50,000 ठीक है। अब आपको 3 लाख छोड़ना है क्योंकि स्लैब में सबका एग्जम्प्ट होता है, और 3 लाख एग्रीकल्चर वाला छोड़ना है। तो इसको आप ऐसा करो, इस 10 लाख को लिख लो 3, 4, 3, ऐसी स्लैब है ना, नील 5 एंड 10। तो आप गवर्नमेंट को बोलो भी ये वाला 3 तो सबका एग्जम्प्ट है, मेरा भी एग्जम्प्ट हो गया, बात खत्म हुई। उसके बाद ये 4 लाख ये आप मेरा टैक्स कर लो, कितना बनेगा 20,000, और ये 3 लाख एग्रीकल्चर मान के मेरा एग्जम्प्ट कर दो। अब ये आ गया टोटल 20,000, और मेरा रिबेट दे दो 20,000, टैक्स नहीं लग जाएगा। तो हम कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को हम आपके तरीके से लाओ निकाल दें, टैक्स 0 आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे तरीके में क्या गड़बड़ है वो भी ठीक है, और अब कुछ बच्चे कैच कर गए होंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, जब ये 6 लाख की फिगर ली है तो 3 लाख बॉटम पे लग गए, बॉटम पे लगने से ये नील हो गया और ये 5% में चला गया, और एग्रीकल्चरल इनकम का जो 3 लाख जोड़ा है वो हायर स्लैब में चला गया 10% वाले में। तो स्लैब रेट की वजह से टैक्स स्लाइटली ज़्यादा आ जाएगा, एग्रीकल्चर टैक्स नहीं होगा लेकिन टैक्स स्लाइटली ज़्यादा आ जाएगा। तो व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग, जो ऊपर वाली टेक्निक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने कहा हम क्यों एक्सप्लेन करें, हम कह देंगे जी हमारा प्रोसीजर है तुम फॉलो कर लो। कोई पूछे एग्रीकल्चर, कहना ये देखो ये रहा, ये लेस कर तो दिया, लेकिन इसके पीछे पूरी कहानी क्या है, पूरी कहानी ये आपको एग्जाम में दिखाना नहीं तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको ऐड कर लेती है। ऐड करने से क्या है, हमारी इनकम हायर स्लैब में चली जाती है, भाई जैसे इनकम बढ़ेगी रेट बढ़ता जाएगा। फिर जब लेस करने का नंबर आता है तो बॉटम पे लगा लेते हैं, सबसे कम रेट वाली बना के लेस कर देते हैं, और जो डिफरेंस आता है टैक्स का वो इस वजह से आता है क्योंकि 3 लाख जो ऐड किया वो 10% में चला गया, और जो लेस किया 5% में आ गया, वो डिफरेंस बीच के अंदर आ गया है। तो टैक्स स्लाइटली हायर आता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब ये बात आप बताओ गलत है कि सही है, आपको ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्शन सही लगा के गलत लगा, गलत लगा ना। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर एक्स के एडवोकेट्स ने कही। अब गवर्नमेंट के एडवोकेट ने क्या कहा, सुनो आप उनकी बात। वो कह रहे हैं सर कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब वो फार्मर की बात कर रहा है। ये बंदा फार्मर कहाँ है, ये तो अदर सोर्सेज से इनकम ले रहा है, ये तो ज़बरदस्ती का फार्मर बना हुआ है, इसकी रियलिटी में कोई एग्रीकल्चर इनकम नहीं, झूठ बोल रहा है ये। छोटी मोटी एग्रीकल्चरल लैंड लेके ज़बरदस्ती एग्रीकल्चरल इनकम दिखा के बेनिफिट ले रहा है,
तो जो प्योरली फार्मर है उसकी इनकम कैलकुलेट करके देख लो, उसका टैक्स नहीं आएगा। जैसे मैं कहता हूँ प्योरली फार्मर है, जो प्योर फार्मर होता है उसकी प्योरली एग्रीकल्चर इनकम ही होती है और कोई होती नहीं। अब एग्रीकल्चरल इनकम में मान लो 20 लाख लिख देता हूँ, इस पर टैक्स नील, गवर्नमेंट के सिस्टम से निकालो टैक्स नील आएगा। देखो कैसे नील आएगा, गवर्नमेंट के सिस्टम से देखिए 20 लाख में टैक्स जीरो आएगा। पहला स्टेप नॉन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर तो है ही नहीं, 20 लाख पे टैक्स आ जाएगा। दूसरा स्टेप 3 + 20 23, उस पर टैक्स आएगा, नेगेटिव और आ जाएगा टैक्स पॉजिटिव की बजाय। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रही है, हम प्योर जो फार्मर है उसको कुछ नहीं कह रहे, लेकिन कुछ लोग फार्मर नहीं हैं, झूठ बोलते हैं, फार्मर बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनका टैक्स हमने स्लाइटली ज़्यादा किया। जैसे आप मेरा केस लीजिएगा, क्या मैं फार्मर हूँ? नो। क्या मैं बिजनेस कर रहा हूँ? यस। बिजनेस से मेरी इनकम कितनी है? मानिए 50 लाख। मैंने एग्रीकल्चरल लैंड थोड़ी सी खरीद ली, इसको मैं दिखा रहा हूँ 20 लाख और कह रहा हूँ एग्रीकल्चर की इनकम है 30 लाख और मेरा टैक्स नहीं बनता। गुस्से में ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं, इसको इसमें मिलाएंगे टैक्स स्लाइड है। पूरे कंट्री के अंदर इसको मिसयूज करने वाले बहुत लोग हैं, जिनकी रियलिटी में एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, दिखा देते हैं। कैसे दिखा देंगे? एग्रीकल्चरल लैंड से कितनी प्रोडक्शन हुई है इसका कोई एस्टिमेट नहीं हो सकता, इसकी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है जो अकाउंटिंग कर दे। वो कितने में बिकी है, सारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैश में बिक जाती है, इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है। तो आप जितना कह देंगे मानना पड़ेगा, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट है ही नहीं, फार्मर को कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनानी। फार्मर कह रहा है मैं इलिटरेट हूँ, मुझे आती ही नहीं। तो एग्रीकल्चरल इनकम कितनी लैंड से कितनी होती है, नोबडी नोज कितनी होती है, जितनी कह दो उतनी होती है। एक पॉपुलर केस है, उस बंदे ने क्या किया, बिजनेसमैन था, घर की बालकोनी में वो कह रहा है मैंने जो है वेजिटेबल लगा रखी थी घर की बालकोनी में, वो वेजिटेबल बेच करके मेरी 50 लाख की इनकम हुई घर की बालकोनी में। आप बताओ घर की बालकोनी में कौन सी वेजिटेबल लगेगी? वो अपने खाने के लिए भी कम पड़ जाएगी, मार्केट में कहाँ से बिकेगी? वो कह रहा है जी मैंने बेची है, मैंने लगा रखे थे, इसको कौन फाइंड आउट करेगा लगाए थे कि नहीं लगाए थे, बिकी थी कि नहीं बिकी थी। ये लार्जली मिसयूज होता है मार्केट के अंदर। मैंने तुम्हें कहा था ना मैं आपको टैक्स चोरी करना सिखाऊंगा आपको बाद में, अभी नहीं। तो थोड़ी थोड़ी चोरी देखिए सीखिए यहाँ से, जिसको गवर्नमेंट चैलेंज नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई कोई बात नहीं, देख चैलेंज तो नहीं कर सकते लेकिन ये तो कर सकते हैं ना, हमारा जो सिस्टम है ये तो कर सकते हैं ना। जब सुप्रीम कोर्ट को एक्सप्लेन किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वेरी गुड, यू मस्ट डू इट, अलाउड। तो एक होता है अल्ट्रा वायर्स, एक होता है इंट्रा वायर्स। अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की पावर एक्सीड हो गई है तो कहेंगे अल्ट्रा वायर्स है, इस कंट्री में कोई इसको फॉलो मत करो, हम देख लेंगे। इंट्रा वायर्स है, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन है, यू हैव टू फॉलो इट। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने अप्रूव किया हुआ है। हम इसको बेशक कह ले इनडायरेक्ट टैक्सिंग, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नाम दिया पार्शियल इंटीग्रेशन। किसी को समझ में ही ना आए क्या है, ये मैथ वाला इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन है या ये वाला पार्शियल इंटीग्रेशन, मतलब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, मिलाएंगे। पार्शियल बाद में लेस भी तो कर देंगे। तो उन्होंने इसका टेक्निकल नाम ये दिया है। पब्लिक क्या बोलती है, अरे इनडायरेक्ट टैक्सिंग है। गवर्नमेंट क्या कह रही है, तुम सब झूठे लोगों को पकड़ने के लिए बनाया हमने। कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, राइट ए नोट ऑन पार्शियल इंटीग्रेशन, डिस्कस इनडायरेक्ट टैक्सिंग, या टेक्निकल क्वेश्चन जो इसके बाद आ रहा है, Constitution has not given any power to the Parliament to levy tax on agricultural income. How Parliament has levied it, discuss how it has been achieved. देखो क्वेश्चन पढ़ के, अब देखो क्वेश्चन पढ़ के। देखो ये आपको कैसे करना है एग्जाम में, आपको कैलकुलेशन एग्जाम में ये वाली दिखानी है। ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको कि उसके पीछे क्या कहानी है, उसके पीछे ये कहानी है। तो पीछे की कहानी आपको नहीं बतानी कि ये स्टेप्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं ये क्या इंडिकेट करते हैं, बस स्टेप्स के हिसाब से आंसर निकाल दो, आ जाएगा। रियलिटी में टैक्स नहीं कर रहे एग्रीकल्चर को, ऐड करने से टोटल इनकम को हायर स्लैब में पहुँचा रही है। तो रेट बदलने से थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा आ जाता है, एग्रीकल्चर टैक्स नहीं होती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो एग्रीकल्चर को टैक्स नहीं किया,
बाकी टैक्स की चोरी करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए अगर गवर्नमेंट कुछ करे तो अच्छी बात है, वरना वो सारे चोरी करेंगे। इट विल बी ए मोकरी ऑफ द लॉ, कंट्री के कानून का मजाक बन जाएगा। हर कोई इसमें हेराफेरी कर रहा है, कैसे अलाउ कर दें हम? ये नहीं हम अलाउ कर सकते। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, वो करेंगे ऐसा। अब इसमें आपको जो शो करना होता है वो ये शो करना होता है। कैसे शो करना है? पहले स्टेप में क्या करना, नॉन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल को मिला करके टैक्स निकाल लेना। दूसरे स्टेप में एग्जम्पशन लिमिट और एग्रीकल्चरल इनकम, जो एग्जम्प्ट इनकम है उसका टैक्स निकाल के इस टैक्स में से माइनस कर देना, यानी एग्जम्प्ट वाले का टैक्स माइनस जाएगा। अब जो टैक्स बच गया वो ठीक है। और रिबेट देने की बात है, रिबेट के लिए इनकम, टोटल इनकम देखते हैं जरा। टोटल इनकम की बात मैं एक बार वो आपको बता दूं वो कैसे निकालते हैं। हमने कहा था 5 हेड्स ऑफ इनकम है ना, सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। जब भी हम इसमें इनकम नोट करते हैं वो टैक्सेबल होती है, एग्जम्प्ट नहीं होती। अगर किसी एम्प्लॉय को कोई इनकम मिली जिसे गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर दिया, उसको हम पहले हटा देते हैं। एग्जम्प्ट वाली इसमें नहीं आएगी। आपको ध्यान है मैंने डिफरेंस बताया था, एग्जम्पशन और डिडक्शन में क्या डिफरेंस है, याद आ रहा है? एग्जम्पशन क्या होता है, वो इनकम इसमें आती नहीं। डिडक्शन क्या होता है, ऐड तो होती है, बाद में लेस होती है। तो जो इनकम एग्जम्प्ट होती है तो इसमें आती नहीं ना, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम है इसमें कहीं नहीं आएगी। अब इसका टोटल कर लेंगे, टोटल क्या कहलाता है, ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें भी सारे टैक्सेबल पार्ट है। अब डिडक्शन, उनसे जो आपकी टैक्सेबल इनकम है, चलो उसमें से कुछ लेस करवा देंगे, ये यहाँ पे लेस हो जाएगा। अब आ जाएगी टोटल इनकम। तो जो रिबेट मिलेगा नहीं मिलेगा, सचार लगे, वो इस पर डिपेंड करता है। इसमें देखो एग्रीकल्चर इनकम कहीं नहीं है। जैसे मान लो ये आई 7 लाख, अब एग्रीकल्चरल इनकम इसके अंदर नहीं आएगी, इसके नीचे लिख सकते हो आप एग्रीकल्चरल इनकम 3 लाख। ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी, नीचे लिख सकते हो, क्योंकि टैक्स निकालने में अब इसका काम आएगा। अब पहला स्टेप लिखेंगे 7 + 3 का टैक्स, दूसरा स्टेप 3 + 3 का टैक्स एंड सो ऑन। तो जब आप प्रेजेंट करेंगे तो एग्रीकल्चरल इनकम को टोटल इनकम में नहीं लेना, नीचे लिख सकते हो। ये टैक्स कैलकुलेशन में काम आती है, इनकम कैलकुलेशन में काम नहीं आती जब इनकम है एकदम। ठीक है, तो इसके थ्योरी के स्टेप्स मैं आपको रीड करवाता हूँ। थ्योरी में लिखे हुए स्टेप देखो जरा, पेज नंबर 43 पे देखो। 43 इनडायरेक्ट टैक्सिंग, पहला पैराग्राफ छोड़ के, partial agricultural income under the constitution, the power to levy tax on agricultural vests in the states. Parliament has also levied tax on such income. Explain how this has been achieved. If any person has agricultural as well non-agricultural income, tax liability will be in the manner given below. पहला step. Compute tax. टोटल ऑफ एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों को मिला के पहले स्टेप में टैक्स निकाल लेना। दूसरा स्टेप, टैक्स ऑन एग्जम्पशन लिमिट एंड एग्रीकल्चरल इनकम, इन दोनों के टोटल पे टैक्स निकाल लेना। थर्ड स्टेप, डिडक्ट टैक्स अंडर स्टेप 2 फ्रॉम स्टेप 1। और इसके बाद अगर सरचार्ज का केस है तो सरचार्ज लगाना, रिबेट का केस है तो रिबेट लगाना, HEC उसका केस है तो उसके बाद HEC लगाना। अभी 3 स्टेप रीड करना, मैंने 3 बताए, वैसे इसमें अभी 3 स्टेप और भी हैं। पहले आप 3 स्टेप रीड कर लो, 3 में कोई डाउट है चेक कर लो। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, सॉल्व करके देखना। प्रेजेंटेशन भी देख लो पेज 44 पर, इसको कैसे प्रेजेंट करना है एक बार देख लो आप। पेज 44 पर सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट देखो, बिल्कुल ऐसे करना आपको 100%। पहला क्वेश्चन बुक से 100% टैली करके करना है, वरना फिर प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा। इलस्ट्रेशन सेकंड भी देख लो। इलस्ट्रेशन सेकंड में 10 लाख हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, 3 लाख एग्रीकल्चर है। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम लिखना, एग्रीकल्चर बीच में मत लिखना। डिडक्शन नील है, टोटल इनकम आ जाएगी। एग्रीकल्चरल इनकम दिखा देना 3 लाख। अब कैलकुलेशन करना, पहले स्टेप में 10 + 3 का टैक्स, दूसरे स्टेप में 3 + 3 का टैक्स, थर्ड स्टेप में डिफरेंस। अब इसमें 87A का रिबेट नहीं है तो सीधा HEC लगा देना। 2 पार्ट देख लो, फिर पहले मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, इतना पार्ट पहले आप कर लेना, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो फिर आगे चलेंगे। यहाँ तक पहले किसको डाउट है देख लो। ठीक है, लिखवाऊँ क्वेश्चन। जो ये सिस्टम है सबके लिए यही है। देखो लॉ क्या हर पर्सन के लिए अलग अलग बना दे? क्या हम क्लास के रूल हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग बना दे? लॉ कभी भी इंडिविजुअल नहीं होता, इट इज ऑलवेज नॉर्मल। अब तुम कह रहे हो वो फार्मर है
हो सकता है रियलिटी में फार्मर हो और इनकम ना हो सकता है और इनकम ही है, फार्मर बना है। हाउ डू यू से? मेरी 15 लाख के बिजनेस की इनकम है, मैंने 10 लाख एग्रीकल्चर दिखा दी, लैंड खरीद के 5 लाख बिजनेस किया है, मैं कह रहा हूँ जी मैं तो फार्मर ही हूँ, देखो 10 लाख है, यही तो तुम कह रहे हो। 10 ही नहीं, एक्चुअल का क्या पता लगेगा? आप बताइए एक्चुअल में आप क्या पता लगेगा एक्चुअल क्या हो? आप बताइए, मान लो आप फार्मर है, आपके पापा फार्मर है, और मान लो नहीं है, एक्चुअल में कैसे पता लगेगा? लॉ बनाते हुए देश से एक्चुअल में क्या है वो फाइंड आउट कौन करेगा? कंट्री के अंदर 140 करोड़ लोग हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस चीज़ का एक्चुअल फाइंड आउट करेगा? तो लॉ इज ऑलवेज ए जनरल लॉ एप्लीकेबल टू ऑल। किसी के केस में रियलिटी क्या है, गौर से हम क्या करें वो पता नहीं लगेगी भाई। आप कैसे रियलिटी है आप बताइए, मुझे कैसे साबित करेंगे मैं फार्मर नहीं हूँ? मैं कह रहा हूँ जी मेरी 12 लाख की इनकम है एग्रीकल्चर और 4 लाख की है टीचिंग से, बताओ कैसे साबित करोगे? नहीं, एग्रीकल्चर लैंड मैंने खरीद रखी है। ये कैसे साबित करोगे कि मैं फार्मर हूँ कि नहीं हूँ? मैं तो कहूँगा मैं तो बेसिकली फार्मर ही हूँ, टीचिंग तो मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं तो वैसे तो हल ही चलाता हूँ। मैंने बताया तो है, एग्रीकल्चर में सारा कैश होता है, पता कैसे लगेगा? मैं कहूँगा मेरी थी और रेडी पे ले जाके मैंने घर घर जाके दुकान गलियों में बेच दी, किसी ने ना रसीद मांगी ना मैंने दी। आप बताओ गली में सब्जियां बेचने वाला रसीद काट के देगा? नहीं, मैं मंडी क्यों कहूँगा, मैं तो गलियों में कहूँगा। मैं कहूँगा मैं मंडी जाता ही, मैं तो गलियों में बेचता हूँ। तो पता कैसे लगेगा? मतलब लॉ को आपको समझना पड़ेगा, लॉ कभी भी स्पेसिफिक हो ही नहीं सकता, उसे जो बन गया सबके ऊपर यही लगेगा। आपका इंडिविजुअल केस क्या है हमें नहीं पता, इसीलिए तो हम कहते हैं कि लॉ इज ब्लाइंड। लॉ ब्लाइंड कैसे है? क्योंकि लॉ कहता है जी हम तो जो लॉ में लिखा वो जानते हैं, आप क्या हो हमें नहीं पता। और इसी को लोग उल्टा बोलते हैं, ब्लाइंड लॉ अंधा कानून। समझते हो ना, दोनों फर्क है। गवर्नमेंट ने कहा लॉ इज ब्लाइंड, मतलब वो देखता नहीं कौन है, बस लॉ बन गया, अब ये लॉ बन गया, ये है, सामने वाला कौन है क्या हमें क्या पता भाई। और पब्लिक क्या कहती है, मान लो आप रियलिटी में फार्मर हो और 5 लाख की, तो आप क्या कहोगे, ये कानून अंधा नहीं है, ये अंधा कानून है। मैं तो फार्मर हूँ, सुनते ही नहीं मेरी, मैं कहे जा रहा हूँ मेरा चेक कर लो, सब कह रहे चेक नहीं करेंगे। दैट द पार्ट। तो सर लॉ को जो है कैसे समझना है, लॉ इज नेवर स्पेसिफिक, लॉ इज ऑलवेज जनरल। बहुत सारे लोगों को लॉ की वजह से नुकसान हो जाता है, बहुत सारे लोगों को लॉ से फ़ायदा उठाने जाते हैं। इस केस में क्या है, स्लैब ही तो हायर होगा, आप कैलकुलेट करके देख लो, आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। मैं कहता हूँ मेरी 30 लाख की बिजनेस की इनकम है, आप टैक्स निकाल के देखना कितना आएगा, ये आएगा 2,90,000 HEC अलग। और मैं कहता हूँ 30 लाख में 20 लाख मेरी एग्रीकल्चर है, 10 लाख मेरी नॉन एग्रीकल्चर है, कर लो पार्शियल एडुकेशन, तब भी दुनिया भर का बेनिफिट ले जाऊंगा। मैं क्या कहूँगा, तो क्या हुआ, कर लो पार्शियल एडुकेशन, तो इतना बेनिफिट तो मेरा हो गया। ये मैं लॉ के होते हुए फ़ायदा उठा के ले गया, एंड आई एम लाफिंग एट द लॉ, लॉ ने मेरा क्या कर लिया, मैंने कर लिया मेरी। दूसरी ओर जो जेन्युइन फार्मर है 10 और 5 वालों से जोड़, वो कहेगा पता नहीं क्या लॉ, मेरा तो नुकसान कर दिया। तो लॉ में प्रॉब्लम तो है ही, तभी तो कह रहे लॉ इज ब्लाइंड। एक बार जो लॉ बन गया, कौन है कोई भी हो सब पे रहेगा। अब तो आएगा ही नहीं ना, आप कैलकुलेट करके देखो टैक्स ही नहीं आएगा। वो रियल फार्मर है, ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। देखो ऐसा है ना, उसके लिए लैंड भी तो होनी चाहिए ना, लैंड है तो ठीक है, फिर तो वो है ही फार्मर, इसमें क्या डाउट है, फिर तो बात ही खत्म होगी, फिर तो जेन्युइन केस है। लैंड है ना, तो बात खत्म हो गई ना। तो एग्रीकल्चर मान तो रही है गवर्नमेंट कि लैंड है तो एग्रीकल्चर है, ठीक है, और कोई नहीं है तो नील हो जाएगा, और दूसरी इनकम है तो मिला लो, थोड़ा बहुत टैक्स ज़्यादा हो जाएगा। 5 लाख तक तो डाउट है ही नहीं, 7 लाख तक तो रिबेट आएगा, जीरो आएगा। अभी अपने 7 लाख तक खा लेंगे तो रिबेट मिल जाएगा ना, बाकी थोड़ा बहुत टैक्स तो हाँ हायर स्लैब की वजह से जो आएगा वो आएगा। तो ये हर एक पर्सन का अलग अलग आया, किसी का कुछ किसी का कुछ। तो जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे ना, अभी जैसे 10-15 क्वेश्चन का आप कर लोगे तो आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये रियलिटी में कैसे होता है। तो क्वेश्चन करते हैं अभी, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी।
Mr. X has income under the head business fashion, rupees 13 lakh. एग्रीकल्चरल इनकम 4 लाख. उसके बाद मिस्टर वाई हैज़ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, रुपीज 6 लाख. एंड एग्रीकल्चरल इनकम 11 लाख. बस 2 केस में टैक्स निकाल लो. बुक ओपन कर लेना, एक एक स्टेप बुक से मिला के सॉल्व करना. प्रेजेंटेशन भी ठीक हो जाएगा और हेल्प मिल जाएगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में. एक एक स्टेप बुक से मिला के सॉल्व करना.
इसका टैक्स कितना था? 120। हाँ भी देखो इतने पार्ट तक डाउट, जो इसके स्टेप्स हैं, अभी इसमें 3 स्टेप और बचे हुए हैं, अभी कुछ पार्ट और भी आएगा, पहले यहाँ तक डाउट देख लो। देखो अब इसमें एक स्टेप और होता है, वो स्टेप ये होता है कि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 60 लाख, लेकिन साथ में नॉन एग्रीकल्चर जस्ट 3 लाख तक है, तो कोई पार्शलिफिकेशन नहीं किया जाएगा, टैक्स इज निल। दोबारा सुन लीजिएगा, एग्रीकल्चरल इनकम कितनी भी हो, उसके साथ नॉन एग्रीकल्चर अगर 3 लाख तक है तो पार्शलिफिकेशन नहीं होगा, सीधा टैक्स निल। क्या मतलब है, अगर तुम रियलिटी में फार्मर हो, छोटी मोटी कोई इनकम है, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, बिकॉज यू आर ए फार्मर। छोटी मोटी, बिकॉज फार्मर अगर है तो साथ में छोटी मोटी इनकम ही होगी, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख से भी ज़्यादा है। भाई फार्मर के साथ ड्यूअल नेचर है, फार्मर के साथ कुछ और भी कर रहे हो तुम, फार्मर के साथ कुछ और भी कर रहे हो, उस पर टैक्स निकालो, पार्शलिफिकेशन करेंगे हम आपका। जैसे मेरी नॉर्मल इनकम तो है मान लो 2 लाख बिजनेस की, और एग्रीकल्चरल है 50 लाख, तो टैक्स नील। नील कैसे, वो से पार्शलिफिकेशन करना ही नहीं, 2 लाख एग्जाम, 50 लाख एग्जाम। और अगर गवर्नमेंट का पार्शलिफिकेशन करना है तो नेगेटिव टैक्स आ जाएगा। देखो करके दिखाता हूँ आपको। पहला स्टेप दोनों को मिला के टैक्स 52 लाख का टैक्स, दूसरा स्टेप एग्जम्पशन लिमिट और एग्रीकल्चर 53 लाख का टैक्स। बंदा कहेगा ये लीजिए जी नेगेटिव टैक्स आ गया, गवर्नमेंट टैक्स तुम निकालो, नेगेटिव हो गया, तो उससे ये क्या हुआ, ये उल्टा कैसे हो गया। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, पार्शलिफिकेशन करना ही मत, जब तक ये फिगर 3 लाख क्रॉस नहीं होगी पार्शलिफिकेशन नहीं होगी। इन अदर वर्ड्स, रियल फार्मर की अदर इनकम होगी नहीं, होगी तो ना के बराबर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख, और 3 से ज़्यादा है तो तुम्हारा ड्यूअल नेचर है भाई, फार्मर के साथ कुछ और भी काम करे, या तुम कुछ हो ही कुछ और, साथ में फार्मर बन रहे हो, तो आपका पार्शलिफिकेशन करेंगे। ज़्यादा टैक्स नहीं मांग रहे, थोड़ा सा टैक्स बढ़ेगा, ये सिस्टम चला जाएगा। ठीक है। दूसरी ओर मेरी नॉर्मल इनकम 50 लाख, एग्रीकल्चर रियलिटी में घर की बालकनी में ग्रो कर रहा हूँ, और साल की 2,000 रुपये की इनकम है, गौर से बात मानी जा सकती है। 5,000 तक हम मानने को तैयार है साल की, कोई पार्शलिफिकेशन नहीं, टैक्स जीरो। यानी अगर कोई और पर्सन एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक बताएगा पूरे साल की, पार्शलिफिकेशन नहीं होगा। पॉसिबिलिटी है छोटी मोटी एग्रीकल्चर इनकम आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। ये आगे स्टेप्स हैं, मैं भी आपको रीड करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक डाउट देखिए। किसका, मेरी 50 लाख की बिजनेस की इनकम है, साथ में एग्रीकल्चर 2,000 पूरे साल की, मैक्सिमम 5,000 तक वो से चलेगा, कोई खास बात नहीं। इसका क्या पार्शलिफिकेशन करेंगे, कितना टैक्स बढ़ जाएगा, 100 रुपये 200 रुपये बढ़ा के क्या करेंगे, जाओ माफ़ किया। 5,000 तक है तो कोई बात नहीं, 5 से ज़्यादा है तो पार्शलिफिकेशन। लाओ दोनों स्टेप रीड भी करवाए तुम आपको, देखो। पेज नंबर 43 में 3 स्टेप कर लिए थे ना, चौथे स्टेप पे आओ।
लॉन्ग टर्म कैपिटल कैजुअल इनकम शॉर्ट टर्म शैल नॉट बी टेकन टू कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ पार्टिसिपेशन। ये फिक्स रेट वाली इनकम है, इसमें तो इसको ऐड कर लो लेस कर लो क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका कोई पार्टिसिपेशन भी नहीं लेना। जो 5000 वाली बात है ये है, इफ एग्रीकल्चर में अप टू 5000 या नॉन एग्रीकल्चर अप टू द लिमिट नॉट चार्जेबल टैक्स पार्टिसिपेशन नॉट एप्लीकेबल। दोनों में से किसी केस में पार्टिसिपेशन नहीं होगा, या तो नॉर्मल इनकम 3 लाख तक हो या एग्रीकल्चर 50,000 तक हो। पार्टिसिपेशन नॉट एप्लीकेबल पार्टनरशिप फर्म कंपनी, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म और कंपनी की तो इनकम फिक्स रेट पे टैक्स होती है। ये टैक्स तभी बढ़ेगा जब स्लैब रेट हो, पार्टनरशिप फर्म कंपनी में तो स्लैब होता ही नहीं है, तो उनका भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तो ये 6 स्टेप जरा दोबारा से अच्छे से रीड कर लो, फिर डिस्कस करेंगे इनको। देखो अब रियल लाइफ के हिसाब से आओ, ये लॉ है, मैं रियल लाइफ के हिसाब से दोनों को कनेक्ट करके दिखाता हूँ। आप में से कोई स्टूडेंट है जो किसी गांव से बिलोंग करता, विलेज से बिलोंग करता हो, क्योंकि उसको ज़्यादा पता होगा, उससे पूछेंगे हम, कंफर्म करते चला। है कोई स्टूडेंट? कोई नहीं है। अगर हम विलेज में जाएं, एक फार्मर है, उस फार्मर से आप पूछ के देख लो कि भाई तुम्हारी कोई और इनकम है, 99% नो। अब इसकी अपनी इनकम एग्रीकल्चर 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 20 लाख, जो दिल में आए ले लो, टैक्स विल बी निल, क्योंकि इनकी अदर इनकम है ही नहीं। उनसे अदर इनकम होती भी तो 3 लाख तक, तब भी तो निल था। तो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने कहा सुप्रीम कोर्ट को कि सर बताइए, हम किसी फार्मर को कहाँ कुछ कह रहे हैं, कंट्री का एक भी फार्मर सामने आ जाए और हमारे प्रोविजन पे ऑब्जेक्शन लगा दे। ये ऑब्जेक्शन इनमें से किसी को नहीं है, बिकॉज दे आर रियल फार्मर। ये ऑब्जेक्शन उन बेईमान लोगों को है जिनका फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, और सारे झूठे इस लाइन के अंदर घुसे हुए हैं, वो बोल रहे हैं। इनसे पूछ के देख लो, चेंज कर लो। नील नहीं है भाई, मेरी तो है 1 लाख है, बैंक से ब्याज आता है मेरा, आ सकता है। छोटा मोटा घर है अपना, किराए पे दे रखा भाई गांव के अंदर। गांव में क्या किराया मिलेगा? 5,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये महीना। तो उससे हम तो आपको भी कुछ नहीं कह रहे, पार्टिसिपेशन का है। मेरी तो 2 लाख की इनकम है, उससे तो आपको भी कहाँ कुछ कह रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा कि सर जेन्युइन पर्सन एक भी आ जाएगा कि कोर्ट में बता दे जिसको हमारे प्रोविजन से प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम सारे बेईमानों को है। डियर टैक्स इवेडर्स, यू हैव ए प्रॉब्लम। सारे टैक्स चोर, यू हैव ए प्रॉब्लम। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, किसका प्रॉब्लम है? जेन्युइन को तो है नहीं। 3 लाख सर कहाँ है प्रॉब्लम? 0 है। तो प्रॉब्लम किसको है? प्रॉब्लम दिखाता मैं किसको है। बिजनेसमैन 50 लाख की इनकम है, सिटिंग विद ए सीए, सर क्या करें? तुम एक काम करो, 30 लाख की इनकम तो दिखाओ बिजनेस से, रिसिप्ट वगैरह। 20 लाख की इनकम मत दिखाओ, वो आ जाएगा आपके पास 2 नंबर में 20 लाख। पास में दिल्ली के बॉर्डर पे एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लो, बहुत रेट बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी डीलर कह रहा खरीद लो जी लैंड, आप 50 लाख की, साल भर बाद 60 लाख की बेच लेना, 10 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। साथ में तो इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया हो गया। और कहना 20 लाख की इनकम इसी से है, इस एग्रीकल्चर लैंड से आई है 20 लाख की इनकम, और अकाउंट में डाल लेना। और अगर पार्शियल इंटीग्रेशन ना हो तो 20 लाख पूरा पूरा एग्जेम्प्ट, और पार्शियल इंटीग्रेशन हो तो थोड़ा सा टैक्स लगेगा। तकलीफ इनको है। गवर्नमेंट का सर तकलीफ इनको है, इनसे पूछो, हेरा फेरी नहीं कर पा रहे, शोर मचा रहे हैं, वकीलों को ले आए यहाँ कोर्ट के अंदर लड़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाग जाओ यहाँ से, ऐसे ही होगा टैक्स, थोड़ा सा ही टैक्स बढ़ेगा। ये इसका रियल मीनिंग है। किसी भी लॉ को रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे पता लग जाएगा। अब थोड़ी और बात करते हैं। इतनी एग्रीकल्चर लैंड से 20 लाख की इनकम हो ही नहीं सकती, 5 लाख की हो सकती है। 20 लाख। अब ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, मैंने पहले बता दिया था, जब हम रिटर्न भरते हैं, रिटर्न चेक नहीं होती। कितने % लोगों की चेक नहीं होती? 99। 1% की चेक होती है,
तो ये बंदा 100% इस 99% में चला जाएगा, क्योंकि 1% में कौन आते हैं? जिनकी इनकम 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ से, उनको छोड़ के इसकी चेकिंग करें। ये 20 लाख की इनकम वाले की चेकिंग करने बैठे हैं, 50 लाख वाले की चेकिंग कर रहे हैं, और वो 500 करोड़ वाले को कह रहे हैं तू जा। तो ये किसी भी हालत में स्क्रूटनी में नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है। ये बात इनको नहीं पता, ये बात इनको पता है। ये बंदा कहेगा क्या? सर उस एग्रीकल्चरल इनकम से तो 5 लाख की भी इनकम नहीं है, आप कह रहे हो 20 लाख, तो ये क्या कहेगा? हम है ना, हम है ना। उसको थोड़ा बैठ के पढ़ाएंगे कि समरी असेसमेंट क्या होती है, स्क्रूटनी असेसमेंट क्या होती है, जान सी नहीं। हम है ना, अरे हम है ना, चिंता क्यों करते हो? टैक्स बचा दिया आपका, बस हमारी फीस जो है वो आप पूरी दे देना। हमारी फीस मांगेंगे आपसे 1 लाख, मत कहना 90 ले लो, 1 पूरा देना। 2 लाख मांगे 2 लाख देना। तो ये नॉलेज का गेम यहाँ पे है। इसलिए यहाँ पे जो हेरा फेरी है, उस हेरा फेरी को हमने कवर कर लिया अपनी नॉलेज से कि ये स्क्रूटनी में कभी नहीं आएगा। आ जाए लड़ने बैठ जाओ कि सर कैसे कह रहे हो आप? मैं वो फार्मर थोड़ा हूँ जो जाके अनाज मंडी में बेच के आता है होलसेल वाले रेट पे। गोभी जो है होलसेल मार्केट में 10 रुपये किलो मिलती है, और गली के अंदर रेडी वाला 100 रुपये किलो देता है। सर मैं वो 10 रुपये किलो वाला थोड़ा हूँ, मैं तो 100 रुपये किलो वाला हूँ। मैंने तो अपना बंदा रखा हुआ है, गली गली में बेचता है। जो फार्मर, जो होलसेलर है, उनको जब देगा, वो मैं आपको बताऊँ, गोभी का एक्चुअल बता दूँ मैं आपको, यूपी में जो गोभी ग्रो करते हैं 5 रुपये पर पीस गोभी का उनको मिलता है। हैवी साइज का पूरा वो लेंगे 5 रुपये। कितने अभी तेरे? 100 गुना 500 पकड़। अब वही गोभी आ जाओ मार्केट के अंदर गलियों में, गोभी वाले से आप रेट पूछ लो, 100 रुपये किलो का रेट है। कितना फ़र्क है देखो, 5 रुपये 100 रुपये। वो फार्मर अगर यहाँ जाए, उसका रेट ऐसा ज़बरदस्त रेट मिलेगा। लेकिन वो कह रहा है मैं यूपी से चल के यहाँ कहाँ हूँ। दिल्ली के आसपास के फार्मर आ जाते हैं, जो वो वीकली मार्केट लगती है ना, आपने तो कभी सब्जी खरीदी नहीं होगी, नहीं खरीदी ना। मैं चला जाता हूँ बहुत बार, क्योंकि मुझे पढ़ाने में काम आता है। किसी भी चीज़ को पढ़ाना पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने अभी भिंडी वाले से पूछा, मैंने कहा यार ये बताओ तुम आज़ादपुर मंडी से भिंडी की क्या रेट लेके आए? मैंने कहा सच सच बताना, मैं कम नहीं कराऊंगा। कहता सर ऐसा है, ये सब लेके आए हैं बाकी वाले आज़ादपुर मंडी से, मेरा पास में खेत है, मैं क्या करता हूँ शाम को उतनी ही तोड़ता हूँ जितनी बिक जाए। तुम्हें तेरे तो बड़े मज़े आ गए भाई, तू तो पूरा रेट लेता है। कहता जी हाँ रेट तो पूरा मिल जाता है, बस मैं तो जो है अपना जितना मेरा खेत है उसमें जितना हो जाए उतना डाल लाता हूँ और शाम को बेच के चला जाता हूँ। तो जो ये समझदारी करेगा फार्मर, उसका तो 10 टाइम ज़्यादा पेमेंट आएगा, और जो मंडी में भी बेचेंगे होलसेलर को रेट कम आएगा। तो दिल्ली के बिल्कुल आसपास वाला काम कर सकता है, किसी सिटी के आसपास वाला काम कर सकता है, प्योरली विलेज के अंदर बैठा हुआ नहीं कर सकता। तो मतलब लॉ की हर बात को समझने के लिए आपको रियल लाइफ की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, वरना आप लॉ ना समझा सकते हैं और ना सामने बैठा बंदा समझ सकता है। वो खुद समझने के लिए ये एग्जाम्पल ये चाहिए, फिर समझाने के लिए फिर सामने वाला भी समझ जाएगा। अब डाउट पूछो आप मेरे साथ। रियल लाइफ में किसी फार्मर से पूछ लेना, वो कहेगा भैया एग्रीकल्चर के अलावा हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। जी आपका कोई इंटरेस्ट कहाँ? मैंने तो लोन ले रखा है। सारे फार्मर ने लोन ले रखा, किसी फार्मर से पूछ लो। मकान किराए पे, गांव में मकान किराए पे, गांव में मकान कौन किराए पे लेता है भाई? दिल्ली में तो बाहर से लोग आए जो किराए पे ले रहे हैं, गांव में बाहर से कौन आया? कोई भी नहीं आया। किस बात का किराया? कोई इनकम नहीं है, बस ये फसल बेच रहे हैं, वो ये रोटी खा रहे हैं, इतना ही है, और का ज़्यादा अर्निंग नहीं है। इतना खर्चा होता है, जैसे फ्लड आ गई, आधे बेचारे फार्मर तो बर्बाद हो गए कि अर्निंग क्या, हम तो लॉस में जा रहे हैं। गवर्नमेंट को हमें देना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट बोलती है भाई सब फार्मर को हम, अब मोदी जी दे रहे हैं ना, हर महीने हर साल कुछ पेमेंट है फार्मर के अकाउंट में जा रही है, डायरेक्ट फ्री में गवर्नमेंट बांट रही है। ये किसी फार्मर से पूछ लो, वो कहेगा हाँ मेरे अकाउंट में। गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया हर महीने लो आप पैसा, क्योंकि आपकी हालत ख़राब है। यानी गवर्नमेंट उल्टा टैक्स दे रही है उनको। गवर्नमेंट से जो अमीर आदमी है, बड़ी बड़ी कंपनीज, विप्रो एंड ये 20,000 करोड़, इनसे 7,000 करोड़ का टैक्स, 10,000 करोड़ का टैक्स लो, बांटो गरीबों में। तो इतने सारे वोट जो मिल जाते हैं अल्टीमेटली बीजेपी को, वोट ऐसे मिलते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, वो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता भैया, मोदी जी हमारे अकाउंट में पैसा भिजवा रहे हैं, अब हमें नहीं मालूम, वोट तो हम इनको देंगे। भिजवा रहे हैं वो, इतने लोगों के अकाउंट में पैसा भिजवा रहे हैं। चलो अब आप डाउट पूछो। अब एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, पूरा क्वेश्चन जिसमें सब कुछ है, फिर वो फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे। ये देखो आप, कोई इलस्ट्रेशन 11 का पॉइंट नंबर 7 देखो।
इलस्ट्रेशन 11 का पॉइंट नंबर 7 देखो। मिस्टर एक्स की हाउस प्रॉपर्टी एड की इनकम है 8 लाख, डिडक्शन इसका है चैप्टर 6 का 1 लाख, एग्रीकल्चर इनकम है 3 लाख। तो कैसे शो करना है देखो, अब पार्ट नंबर 7 देखो एक बार, फिर ऐसा क्वेश्चन मैं लिखवाऊंगा आपको 7th में, देख लो। पहले हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम लिख लो, इसी तरह किसी और हेड की इनकम होती है तो वो भी लिख लेते, सारा टोटल कर लो, डिडक्शन आपको पता है नॉर्मल इनकम से मिल जाता है, लेस कर लो, फिर टोटल इनकम आ गई। अब ध्यान रखना टोटल इनकम 7 लाख है तो इसको रिबेट मिल जाएगा। एग्रीकल्चरल इनकम को ध्यान रखना टोटल इनकम में जोड़ना नहीं है, उसके बाद बस वही प्रोसीजर आगे फिर वो आ जाएगा, देख लो एक बार, सेम प्रोसीजर फिर आ जाएगा। ठीक है, डाउट पूछो यहाँ तक, फिर एक क्वेश्चन अभी मैं आपको डिक्टेट करवाऊंगा, डिक्टेट करवा के करेंगे, उससे पहले डाउट पूछ लो। देखिए लॉ को एक बात आप और समझना, लॉ एक एक पर्सन के हिसाब से नहीं बनाया जाता। कई बार लॉ बनने के बाद ये कहेगा कि भाई ये तो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, मेरे लिए तो ये ठीक नहीं है, ये कहेंगे मेरे तो मजे आ गए क्या लॉ है। तो गवर्नमेंट से जब आपके लिए अलग लॉ बनाए क्या और आपके लिए अलग लॉ बनाए, तो लॉ में ये ध्यान रखना, लॉ विल बी राइट इन जनरल नॉट स्पेसिफिकली। तो स्पेसिफिक एग्जाम्पल कभी मत बनाना माइंड के अंदर, मान लो ऐसा केस हो, फिर आप लॉ को चेक करेंगे तो उस पर लॉ फिट नहीं बैठेगा, या उसका लॉस कर रहा होगा या बेनिफिट कर रहा होगा। लॉ को आप ये देखना इन जनरल क्या होता है। जैसे मान लीजिएगा क्वेश्चन हम ले जी 10 लाख तो नॉर्मल इनकम है, नहीं 10 लाख तो एग्रीकल्चर इनकम है और 5 लाख नॉन एग्रीकल्चर है जी, ये तो प्योरली फार्मर है। क्या इन जनरल सारे फार्मर का ऐसा होगा? नो। तो जनरल के हिसाब से लॉ को चेक करेंगे, लॉ करेक्ट आएगा। स्पेसिफिक के हिसाब से लॉ गलत, तो लॉ गलत नहीं है, हमारा एग्जाम्पल गलत है। क्यों? बिकॉज लॉ इज नेवर स्पेसिफिक। एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल अपने माइंड से बना के लॉ को टेस्ट करेंगे तो लॉ फिट नहीं बैठेगा, लॉ गलत हो जाएगा। जनरल पे ट्राई करके देख लो, फिट बैठेगा। आप क्वेश्चन ऐसे नहीं बनाना, मान लो एक पर्सन ऐसा है, क्वेश्चन कैसे बनाना है? इन जनरल ऐसा है, इन जनरल पे देखो आप, इन जनरल फार्मर की इनकम, हाँ अदर इनकम तो नहीं होगी, एग्रीकल्चर ही होगी। अदर कितनी होगी? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, बिल्कुल ठीक है, टैक्स 0 आ रहा है, सही है। सर नहीं, मान लो एक पर्सन है, उसकी एग्रीकल्चर इनकम है 50 लाख, वो तो प्योरली फार्मर है। नहीं 50 लाख अदर इनकम भी है, प्योरली फार्मर कहाँ हुआ वो? जब और अदर इनकम आ गई 50 लाख तो प्योरली फार्मर नहीं सर, है तो वो फार्मर ही, वो तो आ गई। तो ऐसे फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि ये बात आगे तक आएगी। आप जो भी हम पार्ट डिस्कस करेंगे ना, आपके माइंड में क्वेश्चन आया तो आप पहले चेक करना क्या ये क्वेश्चन स्पेसिफिक है कि जनरल है। अगर जनरल है ट्राई कर लेना, लॉ फिट बैठेगा, बिकॉज पार्लियामेंट इन जनरल लॉ बनाती है। उसे भाई देखो स्पेसिफिक हम कैसे बनाए, तो ये कहानी है लॉ की। लॉ को समझने के लिए ये समझना पड़ता है लॉ कैसे बनता है। और ये आपका जो लॉ का पेपर होगा लवली सर का, ये बात उसमें भी काम आएगी। आप देखना कोई भी वो पढ़ाएंगे ना, कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन बना देगा जो उसमें के हिसाब से लॉ गलत नजर आएगा, वहाँ भी मत बनाना। वहाँ भी ये याद रखना, लॉ में कभी स्पेसिफिक क्वेश्चन मत बनाना, जनरल बनाना, फिट बैठेगा। ठीक है, लॉ को पढ़ने का तरीका ये होता है। पार्लियामेंट से हमने स्पेसिफिक बनाया ही नहीं, हम तो देख रहे हैं भी कंट्री में इन जनरल क्या होता है बना दिया। भाई अब किसी का क्या है क्या नहीं है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं डिक्टेट कराता हूँ, पहले छोटा सा क्वेश्चन लिखवाऊंगा, वो मैं ही सॉल्व करूँगा, आप कॉपी कर लेना बस। नंबर 1, इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी 10 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख, LTCG 112A 6 लाख, STCG 111A 4 लाख, डिडक्शन चैप्टर 6A 1 लाख, एग्रीकल्चरल इनकम 5 लाख। ये क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या निकालेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम में 1 2 3 4 टोटल करेंगे। क्या एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करना? बिल्कुल नहीं। ठीक है,
टोटल बताओ कितना बना? हाँ जी 25 लाख। क्या इससे मैं चैप्टर 6 का रिडक्शन दे सकता हूँ? बोलिए यस और नो। लेकिन अंडरस्टूड है ये रिडक्शन कहाँ से लेस हुआ होगा? नॉर्मल इनकम से, बिकॉज स्पेशल इनकम से रिडक्शन नहीं मिलता है। कहाँ से लेस हुआ होगा? नॉर्मल इनकम से। कितना आ गया? 24 लाख। ये क्या आ गई? टोटल इनकम। सरचार्ज का फैसला 24 करेगा, रिबेट का फैसला 24 करेगा, तो ना तो सरचार्ज है ना रिबेट है। ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम मैं इसके नीचे लिख सकता हूँ, बीच में ऐड नहीं कर सकता। अब जब पार्शियल नेगेशन करेंगे तो ये ध्यान रखना, ये फिक्स रेट वाले का पार्शियल नेगेशन नहीं होता है, क्योंकि इसको ऐड कर लो लेस कर लो क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो स्लैब रेट वाली इनकम में फ़र्क पड़ेगा। इस 10 लाख में कुछ ऐड करेंगे रेट बढ़ जाएगा, तो सिर्फ स्लैब रेट वाले का पार्शियल नेगेशन होता है, फिक्स रेट वाले का नहीं होता। फिक्स रेट वाला तो जैसे टैक्स था वैसे रहेगा, स्लैब वाले में। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? लिखो LTCG बोलिए कितना है? 5 लाख। रेट बताओ, अमाउंट बताओ, डाउट्स बताओ यहाँ तक। उसके बाद LTCG 112A, तो ये कितना? 6 लाख। तो हमने कहा था इससे माइनस करना कितना? 1.25 इंटू क्या रेट लगाऊं? 12.5। कितना? 5975 59375। यहाँ तक किसी को डाउट? इस वाले से 1.25 लाख माइनस करना होता है। उसके बाद आ जाओ 111A, कितना है 111A? 4 लाख। क्या रेट लगाऊं? कितना? अब जो नॉर्मल इनकम है पार्शियल नेगेशन उसका करेंगे। अब बताओ नॉर्मल इनकम कितनी है? अब बोलो नॉर्मल इनकम कितनी है? 10 लाख थी, 1 लाख डिडक्शन हो गया। डिडक्शन नॉर्मल इनकम से होता है, फिक्स रेट वाले से नहीं होता। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको सब कुछ क्लियर है। तो 9 लाख प्लस एग्रीकल्चर, पार्शियल नेगेशन इसका होगा। स्लैब रेट वाले का पार्शियल नेगेशन होता है, फिक्स रेट वाले का नहीं होता। कितना एग्रीकल्चर? 5 लाख। तो 14 लाख का टैक्स, 120। ठीक है, 120 करेक्ट। अब 3 लाख एग्जम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर, 8 लाख का टैक्स। बोलो 8 लाख का टैक्स कितना? 30,000। ठीक है, दोनों का डिफरेंस 90। 90 इधर ले आओ। अब सारे टैक्स को ऐड कर लो, 1 2 3 4। सरचार्ज या वो तो हम इकट्ठा लगाएंगे, चारों टैक्स को ऐड कर लो, 1 2 3 4। कितना? 91,875। 291,870 चेक कर लो। ठीक है, फिक्स रेट वाले का पार्शियल नेगेशन नहीं करना है, वो तो रेट फिक्स है, उसमें एग्रीकल्चर ऐड कर लो, ना करोगे रेट थोड़ा बदलेगा। स्लैब रेट वाले का बदलेगा, स्लैब रेट वाले में एग्रीकल्चर ऐड कर लो, रेट बदल जाएगा। तो पार्शियल नेगेशन किससे करना है? स्लैब रेट वाले से, फिक्स रेट वाले से नहीं। डिडक्शन किससे देनी है? स्लैब रेट से, फिक्स रेट से नहीं। एग्रीकल्चर इनकम टोटल इनकम में ऐड नहीं करना है, बस HEC लगा दो 4%। कितना? 1167 पॉइंट भी है। अच्छा, टोटल 30,550। दिस इज द फुल क्वेश्चन, इसके ऊपर नहीं है। मैक्सिमम ये क्वेश्चन आ सकता है जिसमें नॉर्मल इनकम भी होगी, फिक्स रेट वाली भी होगी, डिडक्शन भी होगा और एग्रीकल्चर भी होगी। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एग्रीकल्चर का फाइनल क्वेश्चन बनेगा। अगर ये समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। मैं क्लास की हर बात को रियल लाइफ से मिला दूंगा। हमसे कुछ भी पूछना, मैं रियल लाइफ से मिला के दिखाऊंगा आपको, और रियल लाइफ से मिलते आपको बात समझ में आ जाएगी कि हाँ ये बेसिकली किसके लिए बना हुआ है। लेकिन ये ध्यान रखना,
law is not as per each and every individual, it is in general. क्वेश्चन जनरल बना के लॉ को ट्राई करना, आप अप्रिशिएट करोगे लॉ बिल्कुल ठीक है, स्पेसिफिक बनाते ही गलत हो जाएगा। पार्लियामेंट सेज भाई स्पेसिफिक इस कंट्री में कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा हमें क्या पता। हम तो भाई नॉर्मली सोचते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल के हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा भी नॉर्मल के हिसाब से ठीक है, जो गड़बड़ करने वाले हैं उनको थोड़ा सा पनिशमेंट तो दो, थोड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे ओके कर दिया था। ठीक है, डाउट बोलो इतने पार्ट तक। चलो फिर ब्रेक करें, लेट्स अ ब्रेक। अब एक ऐसे ही क्वेश्चन डिक्टेट करवाता हूँ आपको जो मैंने ब्रेक से पहले दिया था ना, आप अपने आप सॉल्व करके देख लो। Income under the house property 11 lakh. Income under the administration 6 lakh. LTCG 5 lakh. LTCG 112A 7 lakh. STCG 111A 12 lakh. Deduction chapter 6A 3 lakh. Agricultural income 9 lakh. Compute income and tax assessment year 25-26। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है जैसा मैंने ब्रेक से पहले करवाया था आपको, उससे मिला के कर लो।
हाँ जी प्लीज़, अब आप डाउट्स पूछो यहाँ तक। अब आप डाउट्स पूछो यहाँ तक। सबसे पहली बात, सेंटर और स्टेट दोनों डिवाइडेड है। कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल नंबर 245 से 245 से 263, ठीक है। फिर 246, ये कह रहा है डिटेल में, बिल्कुल क्लियर, कोई ओवरलैपिंग नहीं। शेड्यूल नंबर 7th शेड्यूल, टेबल, 3 टेबल, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, अपना अपना हिसाब किताब, सारी पावर, टैक्स की भी और पावर भी, पूरा काम। इनकम टैक्स एंट्री 82, 46। 82 क्या कह रही है? कोई इनकम एग्रीकल्चर छोड़ दो। 46 क्या कह रही है? एग्रीकल्चर। कॉन्करेंट लिस्ट में कोई भी काम करे। जीएसटी की बात इन टेबल में है ही नहीं, कि जीएसटी बाद में आया, 2017 में आया। जब कॉन्स्टिट्यूशन में आया था तब था ही नहीं, तो नई आर्टिकल क्रिएट किया ये। इसमें लिखा सेंटर तुम भी बना लो भाई, ला तुम भी बना लो, बांट लो दोनों आधा आधा, ठीक है। और बाकी यहाँ तक है, दोनों के रिलेशन को यहाँ डील किया हुआ है। तो एग्रीकल्चरल इनकम स्टेट का मैटर है, अदर इनकम सेंटर का मैटर है। सेंटर स्टेट का डिस्प्यूट ना हो, ये पार्ट है। अब हो क्या रहा है? वेस्ट बंगाल, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट काम ठीक नहीं कर रही, तो पब्लिक क्या कह रही है? तो तुम कुछ करो ना, क्या हम क्या करें? पावर ही नहीं है हमारे पास, ये रहा, डिवाइडेड है, वी कांट इंटरफेयर। तो ये क्या बात बनी? एक ही कंट्री। फिर बात बनती है 352 से लेके 360 में इमरजेंसी। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है। अगर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, किसी स्टेट गवर्नमेंट की कोई पावर नहीं है, ऑल पावर स्टैंड्स ट्रांसफर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई स्टेट पूरे कंट्री के अंदर कुछ नहीं बोल सकती, सारे कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, सबका, सारी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की मुट्ठी में। जो पहली बार हुआ था 26 या 25 जून 1975 को पहली बार इंडिया में इमरजेंसी लगी थी, जिस पे अब कंगना रनौत की मूवी आ रही है इमरजेंसी। इमरजेंसी यही है। इसमें वो दिखाएंगे कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के क्या किया था कंट्री के अंदर। बहुत सारे अच्छे काम भी हुए थे, बहुत सारे भी। जब पावर होती है तो पर्सन अच्छे काम भी करता है, बुरे काम भी करता है। तो वो सारे बुरे काम दिखाएंगे, अच्छे नहीं दिखाएंगे। अच्छे भी बहुत हुए थे, बुरे भी बहुत हुए थे। कंट्री के जितने भी बदमाश लोग हैं, डोंट टाइप, सबको पकड़ पकड़ के जेल में। अभी तो क्या था, पुलिस पकड़ेगी तो कहेगी कैसे पकड़ा, साबित करो, अगले दिन कोर्ट में लेके जाओ। कुछ नहीं, पकड़ो 2 साल के लिए जेल में, कोर्ट में लेके नहीं जाना, फॉर 2 ईयर सीधा जेल में। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस जिसको चाहो गर्दन से पकड़ चल भाई जेल में, 2 साल पड़ा रह जा, फिर तेरे को लेके जाएंगे कोर्ट के अंदर। तो ये अगर आप देखना चाहो तो मूवी देख लेना। मूवी में हमेशा आपको पता थोड़ा सच्चाई से डिफरेंट भी होता है, बातों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, लेकिन ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। या फिर एक और होती है आर्टिकल 356, किसी पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे डिसमिस कर देगी और प्रेसिडेंट का रूल लग जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का 6 महीने तक, उसके बाद नए इलेक्शन हो जाएंगे। तो बार बार अभी कंट्री में बात चल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 356 क्यों नहीं लगा रही, दे शुड इन्वोक 356। तो फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रही है, हिम्मत है तो लगा के दिखाओ 356, हम पूरे कंट्री के अंदर तूफान मचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो 356 लगाने को लगा भी सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, डिपेंड करता है। तो फिर प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, 6 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं, विदिन 6 मंथ नई इलेक्शन होगी। चलो इतनी बात आई थिंक काफ़ी है, बाकी आप डाउट पूछ लो। एग्रीकल्चरल इनकम पार्शियल एलोकेशन कैसे करना है? एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर को मिला देना, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करना है, जो एग्जम्पशन लिमिट है 3 लाख, साथ में एग्रीकल्चर मिला के टैक्स निकाल लेना, माइनस कर देना, यानी एग्जम्पशन वाला हट गया, एग्रीकल्चर वाला हट गया, डिफरेंट बैलेंस टैक्स रह जाएगा। बस आगे नॉर्मल प्रोसीड करो, फिक्स रेट वाले का तो फिक्स ही रहेगा, ठीक है। डाउट देखो, लॉ कभी भी स्पेसिफिक नहीं होता, ये बात मेरी ध्यान रखना। आप लॉ कभी भी स्टडी करोगे किसी भी क्लास में तो आप लॉ को प्रॉपर समझ पाओगे, नहीं तो लॉ को प्रॉपर नहीं समझ पाओगे।
100 मार्क्स का पेपर इधर लॉ का, 100 इधर का, और जब फाइनल में जाओगे 100 नंबर का इनकम टैक्स, 100 नंबर का जीएसटी, वहाँ फिर यही कहानी है। हर जहाँ लॉ में ये कहानी है कि लॉ की बात समझ में ही नहीं आती, क्योंकि हम अपना एग्जाम्पल बना के देखते हैं, यार ये क्या बात बनी, ये क्या लॉ हुआ। अपना तो बनाना ही नहीं है, जनरल। जनरल पे ट्राई कर लो, फिट बैठेगा, क्योंकि बना जनरल के हिसाब से। ठीक है, अब मैं आपको अगर ये क्वेश्चन लिखूं कि मिस्टर एक्स की इनकम में ले लेता हूं, नॉर्मल इनकम करता हूं। नॉर्मल इनकम मान लो हाउस प्रॉपर्टी की है 101 लाख और एग्रीकल्चरल इनकम है 10 लाख, तो क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? देखो, एक तो इसमें सरचार्ज आ जाएगा, 100 के ऊपर है, एक मार्जिनल रिलीफ आ जाएगा, ऊपर से एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी। तो कैसे सॉल्व करोगे? ट्राई करके देख लो एक बार, जस्ट ट्राई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लो। एक बार अपने आप ट्राई कर लो, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। अगर बाई चांस कोई कर सकता है तो देख लो, प्रिंसिपल वही रहेगा, नई बात कुछ नहीं है। अच्छा, हेल्प लेनी है तो हेल्प ले लो, पेज निकालो बुक का 46, इसका पार्ट 8 सेम क्वेश्चन है, यहां से हेल्प ले लो। मैंने क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम 10 लाख लिखवाई है, बस इसमें 6 लाख है, प्रिंसिपल सेम रहेगा। पेज 46 पार्ट 8 ट्राई करके देख लो, फॉर्मेट आपको मिल गया, हिंट आपको मिल गया, जस्ट ट्राई करके देख लो। ये ऐसा करते हैं, जो बुक में 6 लाख वाला है ना, पहले ये क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूँ 101 और 6 लाख वाला, फिर ये अपने आप कर लेना। अभी खाली इसको देख लो एक बार, फिर वो अपने आप सॉल्व कर लेना। देखो, पहले स्टेप में क्या करना, हमारी टोटल इनकम आ जाएगी 101 लाख, 6 लाख एग्रीकल्चर है, तो 101 लाख पे टैक्स निकालेंगे। फिगर में यहाँ से उठा लेता हूँ, 101 पे टैक्स आएगा 29 लाख और 40,000 का डिफरेंस। 101 पे कैसे निकालेंगे? पहला स्टेप 101 प्लस एग्रीकल्चरल इनकम 6 लाख, पार्शियल एलोकेशन तो करना पड़ेगा ना, 107 लाख का टैक्स, 107 लाख का टैक्स बनेगा 29 लाख। अगले स्टेप में 3 लाख प्लस एग्रीकल्चरल इनकम 9 लाख का टैक्स, 9 लाख का टैक्स बनेगा 40,000। अगले स्टेप में 200 का दोनों का डिफरेंस 2860। अब 101 है तो सरचार्ज लगेगा, सरचार्ज कितना लगेगा? 15%। 100 लाख के ऊपर सरचार्ज 15%, 15% सरचार्ज का अमाउंट यहाँ से ले लेता हूँ 429, और दोनों का टोटल कर लो, दोनों का टोटल करके आ गया 3289। पहले यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछना। ये क्वेश्चन ऐसे हमने काफ़ी क्वेश्चन ऑलरेडी किए हुए हैं, तो पहले यहाँ तक किसी को डाउट देख लेना। पहले वाले लेक्चर जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया जरूर देख लेना, क्योंकि पहले वाला पार्ट बीच में चलता जाएगा। अब देखो, मार्जिनल रिलीफ का हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था, वही कंसेप्ट यहाँ फिर आएगा। मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट लिखता हूँ यहाँ पे। पहला स्टेप क्या था? 101 का टैक्स, 101 का टैक्स विद सरचार्ज ये रहा 3289। फिर हम कैलकुलेट करते थे 100 का, अब 100 का कैलकुलेट करेंगे 100 लाख प्लस 6 लाख इसका टैक्स। दूसरे स्टेप में 3 + 6 इसका टैक्स, 100 + 6 2870। फिर हम पार्शियल इंटीग्रेशन करते हैं 3 + 6 40, दोनों का डिफरेंस 2830। 100 मान के अगर टैक्स निकालें तो 100 मान के टैक्स ही आएगा।
अब 100 लाख तक सरचार्ज लगता है 10%, एड 10% सरचार्ज। सरचार्ज का अमाउंट है 283, दोनों को ऐड कर लो 31, 13। अब यहाँ से मार्जिनल रिलीफ आ जाएगा। अब टैक्स का जो इंक्रीज आ रहा है वो आ रहा है 176, टैक्स का इंक्रीज, ठीक है, इज दैट राइट? यहाँ तक टैक्स का इंक्रीज कितना आ रहा है और इनकम का इंक्रीज कितना है 1 लाख। मार्जिनल रिलीफ कितना है 76,000। तो मार्जिनल रिलीफ 76,000 माइनस कर दो, बस जो टैक्स आएगा ऊपर HEC लगा देना। 76 माइनस करके 3213 000 और HEC 128520, टोटल 3341,520। ठीक है, मार्जिन रिलीफ जैसे निकाला था वैसे ही है, बस देखने में लगता है थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन मार्जिन रिलीफ का कंसेप्ट सही है। जो मैंने आपको लिखवाया है नॉर्मल इनकम 101 और एग्रीकल्चर 10 लाख करवा दी, बस 6 का 10 करवाया है। अब वो सोल्व करके देख लो, पहले इसको देख लो आराम से, फिर इसको सोल्व कर लेना आराम से। लगभग सारा पार्ट सेम ही है, बस 6 का 10 करवाया मैंने।
हाँ जी बताओ क्या कह रहे हो, क्या रह गया? ये तो हम निकालेंगे ना, पार्शियल इंटीग्रेशन का पार्ट है, फिर दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, फिर से 4 लगा देंगे। अब रही बात मार्जिनल रिलीफ की, मार्जिनल रिलीफ में ये फिगर तो ऊपर से उठा लाए हम, फिर हमने 100 मान लिया, 100 में एग्रीकल्चर को ऐड कर लिया, इसके बाद 3 लाख प्लस एग्रीकल्चर, बिल्कुल। फर्स्ट स्टेप क्या है? नॉन एग्रीकल्चर प्लस एग्रीकल्चर। हमने 101 को कितना प्रज्यूम किया? 100। मार्जिनल रिलीफ में हम क्या करते हैं? 100 प्रज्यूम करते हैं, तो 100 प्रज्यूम करके दूसरा स्टेप इसका क्या है? दूसरा स्टेप है इसका 3 लाख प्लस 10 लाख। तो मेरा ख्याल इन्होंने डिफरेंस लेके निकाल लिया होगा, है ना? डिफरेंस ले रखा है ना इसमें, तो इन्होंने डिफरेंस लेके यहाँ निकाल दिया, बस वर्किंग नोट में दिखाया नहीं, डिफरेंस लेके निकाल दिया। तो ये तो आएगा। हमने जो ऊपर क्वेश्चन किया था उसमें क्या कर रखा है? उसमें भी तो 100 प्लस 6 रखा है, ये रहा 100 प्लस, तो आएगा ही आएगा भाई। हमने 101 को 100 लाख माना, जब 100 लाख माना तो साथ में एग्रीकल्चर और एग्जम्पशन लिमिट और एग्रीकल्चर दोनों का डिफरेंस। इन्होंने ये फिगर डायरेक्ट दिखा दिया है, ये वाली, बस इतना किया है, वर्किंग नोट में थोड़ा शॉर्टकट लगा दिया, सीधा निकाल के दिखा दिया। हाँ जी, करेक्ट और नॉट? ये तो 100 में एग्रीकल्चर तो ऐड करेंगे ही। हमने माना 101 की बजाय अगर 100 होता तो क्या होता? बाकी सब तो सेम रहेगा, अगर 100 होता तो ये तो रहेगा, ये थोड़ा बदल जाएगा। हमारा प्रिजम्पशन मार्जिनल रिलीफ में क्या होता है कि जी ये 101 नहीं, मान लो 100 है, उसे मान लिया, अब निकाल लो टैक्स। तो सिर्फ इसको बदला, बाकी सब तो सेम रहेगा। अब टैक्स निकाला, अब गौर से बताओ आपका टैक्स इंक्रीज कितना आ रहा है? अगर इनकम के इंक्रीज से ज़्यादा तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, तो इसमें इनकम के इंक्रीज से ज़्यादा है तो मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। देख लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। कोई कैलकुलेशन गलत है तो बताइए, ठीक है? जिसको डाउट है बोलिए। हमारा प्रिजम्पशन क्या है? रियलिटी है 101 प्लस 10। प्रिजम्पशन क्या है? अगर ये 101 की बजाय 100 होता तो ये 10 तो रहेगा, ये थोड़ा चला जाएगा। तो एक बार ऐसे टैक्स निकाला है, एक बार ऐसे टैक्स निकाला है। ऐसा करने पर सरचार्ज 15 लगता है, ऐसा करने पर 10 लगता है। तो फिर हमने डिफरेंस देखा, तो टैक्स का इंक्रीज कितना है? इनकम का इंक्रीज तो 1 लाख है, टैक्स का इंक्रीज इनकम के इंक्रीज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा है तो डिफरेंस इज मार्जिनल। तो ये तो रहेगा, ठीक है? और देखो डाउट। अब एक काम करना ना, यहाँ तक पहले सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, अभी आगे नहीं चल रहे। एक बार पहले इतना पार्ट क्लियर कर लो, मैं बताता हूँ कहाँ तक आप घर पे क्वेश्चन ट्राई कर लेना। पेज नंबर 47, इसमें जहाँ लिखा ना ऑप्शनल टैक्स रिजीम, उससे पहले के सारे ट्राई कर लेना। पेज 47 निकालो, देखो प्रॉब्लम 6 तक सोल्व करना आपको, प्रॉब्लम 6 के 6 पार्ट है करने हैं। उसके बाद क्या लिखा है? ऑप्शनल टैक्स रिजीम, ये छोड़ के सारे करने हैं। अब ये ऑप्शनल टैक्स रिजीम मैंने आपको बताया था, आजकल 2 सिस्टम चल रहे हैं, एक नया एक पुराना। नए वाले को क्या बोलते हैं? डिफ़ॉल्ट। पुराने वाले को क्या बोलते हैं? ऑप्शनल। तो हम कल अगली क्लास में क्या करेंगे? अगली क्लास में हम पुराना सिस्टम डिस्कस करेंगे, पुराने को सारे को समझेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में नया का पूछा तो नया बताना, पुराना पूछा पुराना बताना। फिर हम सेम क्वेश्चन को दोनों में सॉल्व करके देखेंगे। उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, नीचे लिखा होगा फाइंड आउट टैक्स लायबिलिटी इन डिफॉल्ट रिजीम ऑल्सो इन ऑप्शनल रिजीम। फिर दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा कि इसमें ये इसमें ये। तो पहले प्रोविजन डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, पूरी क्लास लगाएंगे प्रैक्टिस करने पे दोनों में, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं कौन सा पूछ रहे, ये बताओ कि ये बताओ। तो नया सिस्टम यहाँ पे फिनिश होता है, पुराना सिस्टम भी डिस्कस करना पड़ेगा। एग्जाम में कोई क्वेश्चन नए सिस्टम का आ रहा है, कोई पुराने सिस्टम का आ रहा है। तो यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और जिन्होंने लेट ज्वाइन किया प्लीज़ पहले की जो लेक्चर है वो देख लीजिएगा, बाकी टेकअप करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके, लेट्स डू दिस मच।